अच्छा, अगर हम वो ट्रांजैक्शन कोड जिसमें हम जीएल क्रिएट करते हैं FS00 वो चला लें, या पहले आप चार्ट अकाउंट को बना लें, जो भी आप करना चाहते हैं। मैं फिलहाल वही दोनों अभी अभी हम एक बना लेते हैं अलग अलग, फिर उसके बाद फिर हमेशा से एक ही यूज किया करेंगे जिसमें सेंट्रली जिसमें दोनों बनते हैं। मास्टर कार्ड जीएल अकाउंट इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, पहले मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाता हूँ। अच्छा, E1000 टूब हमने बना लिया था, E1001 क्या नहीं सैलरीज का। सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज हमने बनाया होगा E1000। चलें जी, हम इसको बनाते हैं E1001। ओके, इसको हम क्रिएट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, उसी तरह फिर हम जीएल अकाउंट टाइप पहले सिलेक्ट करेंगे। अभी हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम ही लेंगे, क्योंकि अभी हमने कंट्रोलिंग एरिया की तरफ नहीं है। इसके बाद हम वही काम करते हैं एक्सपेंस, और हम ये यहाँ पे कर देते हैं एक्सपेंस है तो हमारा, चलें जी ये कर देते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस बल्कि ऐसे करते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस कर देते हैं। ये हमने बना लिया, सेव किया, और अब हम इसको अपने कंपनी कोड के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। इन कंपनी कोड F00। अब जब इधर आप आ जाते हैं F00 में, या चलिए हम इसको ही पहले ले लेते हैं जीरो, E1001 को, सैलरी वाला जो है, और यहाँ पे हम अब कंपनी कोड देंगे। पहले हमने चार्ट ऑफ अकाउंट दिया था, अब हम यहाँ पे कंपनी कोड देंगे। मतलब है कि ये वाला जो जीएल है वो किन किन कंपनी कोड के लिए कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपनी कंपनी कोड सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट करेंगे। हम क्रिएट से बना देंगे कॉन्फ़िगर। अब देखें, अब हम इन फील्ड्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इन फील्ड्स का जो है वो क्या मेन जो है ना वो मकसद है। इसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है अकाउंट करेंसी। हर कंपनी एक ही जीएल के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो इसको किस तरह से डील करे। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी जो है 1302 वो इसके अंदर पाक रुपीस के अंदर इंटर करेगी। ठीक है, एक और कंपनी जो है जो चार्ट ऑफ अकाउंट 1302 ही यूज कर रही है और E1001 जीएल ही यूज करेगी, वो कहती है कि मैं इसके अंदर पीकेआर के अंदर नहीं एंट्री करना चाहती, बल्कि मैं चाहती है वो कंपनी कि मैं इसके अंदर यूएस डॉलर के अंदर एंट्री करूं, तो वो इसके अंदर यूएस डॉलर के अंदर सेलेक्ट कर सकती है। और इवन के फर्ज करें आपकी कंपनी जो है जिसकी ओरिजिनल करेंसी वैल्यू ही पीकेआर है, लेकिन आप कहते हैं कि ये वाला जो मेरा जीएल है मैं चाहता हूँ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर के अंदर पोस्टिंग हो, बाकी जीएल्स के अंदर जो है ना वो पाक रुपीस के अंदर या जो कोई और करेंसीज है उनके अंदर भी पोस्टिंग हो, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब है विद इन द कंपनी भी आप जीएल्स को अलहदा से करेंसी पोस्टिंग के लिए रख सकते हैं। लेकिन एक चीज उसमें याद रखें, एसएपी के अंदर एक चीज एक इस्तेमाल होता है लोकल करेंसी
की एक टर्म इस्तेमाल होती है और एक होती है फॉरेन करेंसी। लोकल करेंसी कौन सी करेंसी होगी? लोकल करेंसी का मकसद हरगिज और हरगिज जो है ना वो पाकिस्तानी करेंसी नहीं है। लोकल करेंसी का मकसद है कि करेंसी ऑफ कंपनी कोड। अगर फर्ज करें आपने कंपनी कोड बनाया है और कंपनी कोड बनाते वक्त आपने उसके अंदर जो करेंसी डाली है वो पीकेआर नहीं डाली, यूएस डॉलर डाली है या जीबीपी डाली है या कोई सीएडी डाली है, कैनेडियन डॉलर डाला है, तो उस कंपनी के अंदर जो भी जीएल बनेंगे उनके लिए जो लोकल करेंसी होगी वो वही होगी जो कंपनी कोड की करेंसी है। इस वक्त इस कंपनी की जो ई 1302 कंपनी है जिसका नाम हमने पेप्सी कंपनी रखा था, इसको जब हमने बनाया था तो इसको जो हमने करेंसी दी थी वो पीकेआर यानी कि पाक रुपीस दी थी। इसका मतलब है कि पाक रुपीस जो है वो इस कंपनी कोड के लिए वो लोकल करेंसी है और सारी की सारी दूसरी करेंसीज जितनी भी हैं वो इनके लिए क्या है, फॉरेन करेंसीज हो जाएंगी। तो लोकल करेंसी कौन सी होगी? जो कि कंपनी कोड करेंसी है। इस वक्त इस हम बात कर रहे थे कि करेंसी के हवाले से, अगर तो आपने यहाँ पे लोकल करेंसी दे दी पीकेआर, इस वक्त लोकल करेंसी क्या है, पीकेआर है। ये देने के बाद मेरा ये वाला जो जीएल है E1001 हाउस रेंट अलाउंस, ये दुनिया की सारी करेंसीज के लिए वैलिड है। इसमें जब मैं इनवाइस पंच करूंगा तो मैं इसमें यूएस डॉलर के अंदर भी पंच कर सकता हूँ, जीबीपी जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड उसके अंदर भी कर सकता हूँ, सीएडी कैनेडियन डॉलर के अंदर भी कर सकता हूँ, आईएनआर के अंदर भी कर सकता हूँ और कोई भी दुनिया की करेंसी जो है ना उसके अंदर मैं इसका सिस्टम मुझे अलाउ करेगा। वो ना सिर्फ अलाउ करेगा बल्कि उसका भी बैलेंस मेंटेन करेगा और लोकल करेंसी का बैलेंस भी मेंटेन करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये पीकेआर की जगह कोई फॉरेन करेंसी दे देता हूँ, फर्ज करें यूएस डॉलर दे देता हूँ, अब ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की दो करेंसीज के लिए वैलिड है, एक यूएस डॉलर के लिए और एक जो लोकल करेंसी पीकेआर है। इसके अलावा किसी और तीसरी करेंसी की जो है ना ट्रांजैक्शन में इसके अंदर पंच नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन सी दो करेंसी होंगी, एक वो जो मैंने डाली हुई है और एक वो जो कि इसकी लोकल करेंसी है इस जीएल की। ये जीएल कॉन्फ़िगर हुआ है कंपनी कोड 1302 में, तो 1302 की जो भी करेंसी थी ये उसके लिए भी वैलिड रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ आपने सोच समझ के डालनी है कि कौन सी करेंसी जो है ना वो कौन कौन से जीएल्स के लिए डालनी है। ज़्यादातर तो हम ऐसे ही करते हैं कि लोकल करेंसी डाल लेते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि ये मल्टीपल करेंसीज के लिए वैलिड हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई आपका एक स्पेसिफिक जीएल है ही ऐसे, मतलब है कि डॉलर अकाउंट है, ठीक है, या यूरो अकाउंट है, तो अब तो उसमें तो सिर्फ यूरो की ट्रांजैक्शन आएंगी ना, या फिर अल्टीमेटली जो लोकल करेंसी होगी, तीसरे तो किसी करेंसी की आ नहीं सकती। तो इसलिए फिर आप उन जैसे जीएल्स के अंदर जो है ना ये वाला काम कर सकते हैं कि उसको वो वाली करेंसी असाइन कर दें। इसके साथ साथ अगर मैं इसको यहाँ पे ले, साथ ही आप ये कर देते हैं बैलेंस इन लोकल करेंसी ओनली, ये वाला चेक बॉक्स अगर आप टिक कर देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकल करेंसी के बैलेंसेस को मेंटेन करेगा, फॉरेन करेंसी के बैलेंसेस को मेंटेन नहीं करेगा। अच्छा, बैलेंस का मतलब क्या है कि देखिए, जब भी आप कोई, आप फर्ज करें कि ये हाउस रेंट अलाउंस है हमारा, E1001 यही है। आपको पता है कि आप जो टी अकाउंट जिसको हम कहते हैं या लेजर जिसको कहते हैं, वो क्या होता है? इसी तरह का ही हर अकाउंट का होता है जिसमें एक उसकी क्या साइड होती है, डेबिट, और एक उसकी क्या साइड होती है, क्रेडिट, ठीक है, और एक उसके साथ क्या होता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है, और एक सबसे आखिर में क्या आ रहा होता है, बैलेंस। ये चार कॉलम जो है ना होते हैं। एक्यूमुलेटेड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि वो उसमें हर फिगर जो है वो ऐड हो रही होती है पीछे वाली से। अब डेबिट जो है, फर्ज करें कि ये क्रेडिट में क्या है, फर्ज करें कि क्रेडिट चूंकि माइनस में होगा, -20, -30, -50 एंड सो ऑन,
और डेबिट में क्या हो सकता है कि 150, 250, 320 एंड सो ऑन, इस तरह। अब अक्यूमुलेटेड बैलेंस में क्या होता है कि इसका अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर इसका जो नेट ऑफ होगा वो यहाँ पे आ जाता है कि फर्ज करें कि ये 15, 150 में से ये हो गया 130, और यहाँ पे भी 130 ही आ जाएगा। लेकिन इधर क्या आ जाएगा, अब 250 में से 30 निकला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200, सॉरी इधर नहीं, 220 यहाँ पे नहीं आएगा। वो क्या होगा, उस 220 जमा ऊपर वाला 130 भी उसमें आएगा फिर, यानी कि 220 और 320 और 360, 360 ही आएगा जी। नहीं 350 है सर, इसके सम का 350 फॉर्मूला नहीं लग सकता? नहीं, मैं लग गया, 350 ही आएगा। वो मैंने टोटल करके देख लिया, वो नीचे यहाँ पे ये आ रहा है ना, देखिए 350 आ रहा है। ठीक है। और बैलेंस जो होगा वो फिर क्या होगा, इन इन दोनों को यानी कि करके यहाँ पे बैलेंस भी उसका एक आ रहा, तो 250 में से 3 के तो 220 आ गया। कहने का मकसद है कि जब आप क्या कर देते हैं ना, बैलेंसेस ओनली इन लोकल करेंसी, ये वाला चेक बॉक्स ले लेते हैं, तो अगर ये जीएल जो है ये फॉरेन करेंसी के अंदर भी उसकी ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो उस करेंसी के, या ये जो लेजर होगा ये इसके साथ वो लिखा होगा कि ये जो है, सॉरी, यहाँ पे लिखा होगा कि ये पीकेआर के अंदर है, ठीक है। इसी तरह अगर यूएस डॉलर के अंदर है, उसका अलहदा से जो है ना वो टी अकाउंट और ये इस तरह के लेजर बनते हैं। लेकिन जब आप बैलेंसेस इन लोकल, ओनली लोकल करेंसी कर देते हैं, तो फिर ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम ब्लैंक हो जाता है, वो फिर बैलेंस नहीं मेंटेन करता। सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपके डेबिट और क्रेडिट जो है ना वो आपको दिखा रहा होता है। ये कम्युलेटेड बैलेंस या बैलेंसेस जो है ना ये सारे के सारे खाली हो जाते हैं। सिर्फ आपको ये तो पता चल जाएगा कि इधर साइड पे लिखा होता है मंथ, इधर ऊपर एक कॉलम आ रहा होता है मंथ का ना, या पीरियड का कोई आ रहा होता है, तो इधर लिखा होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो मंथ वाइज जो है ना वो सारे के सारे टोटल होते हैं। तो उसमें अगर मैं आपको वो चीज स्क्रीन दिखाऊं, एक वो है जैसे कि फर्ज कर लें कि FS10N, तो 1302 तो नहीं होगा, तो हम कर लेते हैं, फर्ज कर लें 0001 करते हैं कंपनी, बल्कि नहीं 1000 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कोई एक जीएल उसका ले लेते हैं। सॉरी, इसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, INT को लिखते हैं, क्या है इसको अगर आप एग्जीक्यूट करें इंटर ऑफिस का लिए 2015, नो डाटा पॉइंट 2016, 2020, अच्छा छोड़ें इसको। वो जब हम खुद से ट्रांजैक्शन पंच करेंगे तो वो फिर आप इसकी आउटपुट जो है ना वो देखेंगे। इसी तरह जैसे मैंने ये एक्सेल में बनाई है ना, ये इसी तरह की होती है। कहने का मकसद है कि जब आप चेक कर देते हैं ना कि ओनली बैलेंसेस इन लोकल करेंसी, फिर वो सिर्फ पीकेआर का तो वो मेंटेन करेगा, ये कम्युलेटेड बैलेंस और टोटल बैलेंस, लेकिन और किसी फॉरेन करेंसी का बैलेंस मेंटेन नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किन किन के बैलेंसेस को भी मेंटेन करना चाहते हैं। एक्सचेंज रेट डिफरेंस की जो है ये अब हम डिस्कस करेंगे जब हम फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन का एक टॉपिक आएगा, कि फॉरेन करेंसी की जो वैल्यूएशन होती है, जिसमें हम आजकल देखते हैं कि हमारा डॉलर जो है वो पाक रुपीस के मुकाबले में किस कदर ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर हमारी कोई लायबिलिटी स्टैंड आउट कर रही है डॉलर्स के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हमने किसी से कर्जा लिया था, तो वो फर्ज करें कि वो हमें पाक रुपीस के अंदर पड़ रहा था 10,000 रुपया, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ने से जब हमने वापस करना है तो वो हमें 15,000 रुपया वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारा 5,000 लॉस हो गया। तो इस तरह गेन और लॉस के जो कंसेप्ट हैं और फॉरेन करेंसी के, वो जब हम देखेंगे तो उस वक्त ये फॉरेन करेंसी का जो ये रेट है, ये की यहाँ पे हम यूज करते हैं।
वैल्यूएशन ग्रुप भी उसके साथ ही आता है, ये इसके साथ ही है। टैक्स कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्स कैटेगरी और पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड। यहाँ पे अब वो बात आ जाती है कि फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि आप इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस जीएल के ऊपर आप चाहते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई टैक्स ना कटे उस वक्त तक कोई बंदा इसके ऊपर इनवॉइस पंच ही ना कर सके। तो उसका ये तरीका कार होता है कि आप ये टैक्स कैटेगरी के अंदर जाएं, इसको खोलें। इसको भी हम देखेंगे कि हम जैसे ये किसी ने कोई कॉन्फ़िगर किया हुआ है टैक्स ऑन परचेज 3%, किसी ने टैक्स ऑन सेल 3% किया हुआ है, 0% किया हुआ है, ये किसी ने 18% किया हुआ है, ये किसी ने 18 है, ये सेल है 3% है। तो इस तरह हम खुद से भी अपने टैक्स कोड को कॉन्फ़िगर करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, और वो परसेंटेज हम यहाँ पे ला के इनको असाइन कर देंगे, और असाइन करने के बाद सेव कर देंगे। तो जब भी आप कोई इनवाइस पंच करेंगे इस जीएल के अगेंस्ट, तो जब तक वो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा उस वक्त तक वो इनवाइस पोस्ट नहीं होगी। तो सिस्टम कंपल्सरी कर देगा कि टैक्स को डिडक्ट करना। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि आप यहाँ पे आपने एक कोड दे दिया, यहाँ से फर्ज करते हैं कि आपने कह दिया कि अच्छा भाई तुम ना 3% टैक्स जो है ना ये काट लो, टैक्स ऑन परचेज। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो जीएल तो हाउस रेंट अलाउंस का है। फर्ज करते हैं कि हमने कहा कि जी इसके ऊपर 3% ये टैक्स जो है ना ये कट जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कभी किसी बंदे को जरूर दिल करे कि नहीं काटना, तो फिर क्या करें, तो फिर आप ये पोस्टिंग विदाउट टैक्स टाइप अलाउड ये भी टिक कर दें। अब क्या होगा कि जब वो कटेगा तो सिर्फ 3% ही कटेगा, यही वाला जो ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई 5%, 60%, 10% वो नहीं काट सकता। अगर नहीं काटना तो नहीं काटना, लेकिन अगर काटना है तो फिर बस 3% ही काटना है। तो ये फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है। और इसमें एक और भी ऑप्शन होती है कि अगर आप चाहते हैं कि टैक्स तो लाजमी कटे, बेशक 1%, 2%, 10%, तो फिर आपके पास ये दो ऑप्शन होती हैं। एक है ओनली इनपुट टैक्स टाइप अलाउड, ओनली आउटपुट टैक्स टाइप अलाउड, या ऑल टैक्स टाइप अलाउड। जब आप ये कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि इनपुट कौन से टैक्स होते हैं कि जो हमारी परचेजेस के ऊपर होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं जो हमारी सेल के ऊपर होते हैं। तो अगर आपका ये वाला जीएल जो है वो सेल के लिए है या परचेज के लिए है, तो जो उस हिसाब से आप लगा देंगे। या अगर आपको नहीं पता तो अगर आप ऑल ही ले लेते हैं, स्टेरिक जिसको आप कहते हैं, तो उसके बाद सिस्टम कहेगा भाई टैक्स कोड तो लाजमी इंटर करें, बेशक जो मर्जी करें, लेकिन कोई ना कोई तो इंटर करें ना आप। अगर आप इसको यहाँ से स्टैटिक को हटा, ये टिक को हटा देते हैं, तो सिस्टम अब आपको विदाउट टैक्स डिडक्शन जो है ना वो जाने नहीं देगा। बेशक अब आप जैसे कि इस सहूलत के लिए, इस मसले को हल करने के लिए हम कुछ टैक्स ऐसे भी बना देते हैं जो 0% होते हैं। मतलब वो सिस्टम की सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम वो टैक्स कोड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो डिडक्शंस हो रही हैं वो कुछ भी नहीं हो रही। लेकिन जो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि भाई टैक्स कोड तो डाल दिया ना, डिडक्शन हुई नहीं हुई वो हमारा अलग मसला है। वो जहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई परसेंटेज लिखनी थी वहां पे हमने 0% लिख दिया, 1 2 3 4 नहीं लिखा। तो ये टेक्स्ट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे कि ये कोड कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। अभी अगर आप देखें रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, इस वक्त आपके पास 4 रिकॉन्सिलेशन अकाउंट की टाइप्स हैं: एसेट, कस्टमर, वेंडर और कंट्रैक्ट अकाउंट रिसीवेबल्स, और एक ये ब्लैंक जैसे कि ये अभी नजर आ रही है। तो खालिद भाई आप बताएं जरा रिकॉन्सिलेशन अकाउंट क्या आते हैं। सॉरी सर, अभी तो माइंड में नहीं है बिल्कुल भी। शराज भाई आप बताएं। सर ये अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल, ये सारे जो सेल और परचेज की एंट्रियां उनकी रिकंसिलेशन जो होती है वो, या किसी और नहीं हिसाब से पूछें। देखिए, अब आप फर्ज करते हैं कि हम सिस्टम के अंदर वेंडर ठीक है, बनाते हैं, यानी कि अकाउंट्स ठीक है। पेएबल बनाते हैं। हमने एक वेंडर बनाना शुरू किया जी, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड सो ऑन। काफी ज्यादा हमने जो है ना वो वेंडर बनाए, तकरीबन आप कह लें कि 10,000, 15,000, 20,000 बना दिए जी, चले जी 50,000 बना दिए। हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़े हमारा सेटअप है, हमारे इतने ज्यादा सप्लायर हैं।
कि हर वक्त कोई ना कोई चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तो हमने जब भी इनवॉइस पंच करनी होती है तो हम नॉर्मल ऐसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या एंट्री करते हैं? हम यही करते हैं ना कि एक्सपेंस जो है वो डेबिट जी हो जाता है, और जो हमारा सप्लायर है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। जी यही एंट्री की जाती है। एसएपी के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह ही की ही स्क्रीन है, जिसके अंदर हम ये वाला काम करते हैं। मतलब वो एक स्क्रीन है FB60, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वेंडर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम वो वेंडर का कोड लिखेंगे तो वो अगर उसके पीछे आपने लिखा हुआ है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर शहजाद या कुछ भी, वो लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे आप जस्ट एक नीचे एक्सपेंस का जीएल डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, उधर भी अमाउंट डालेंगे और सेव कर देंगे, तो वो एक्सपेंस जो है वो किसके अगेंस्ट सेव हो जाएगा, किसको डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, वो उस वेंडर को हो जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आपकी कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री जो है वो जर्नल लेजर से बाहर नहीं होती। ठीक है, आपकी कोई भी एंट्री यहाँ पे एक्सपेंस में तो आपने एक जनरल लेजर बनाया हुआ है, ठीक है, फर्ज करें वो E1001 ही है, लेकिन सप्लायर के लिए आपने कौन सा जीएल बनाया हुआ? वो तो कोई भी नहीं बनाया हुआ। ठीक है, वो तो आपने तो सिर्फ ये लिखा ना कि मिस्टर, फर्ज करें कि मिस्टर जो है वो ABC लिख दिया, तो वो तो हम ABC को यूज कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट क्या हुआ? अगर मैं देखना चाहूँ टोटल मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, हाउ मच आई वांट टू हैव अकाउंट्स पेएबल या अकाउंट्स पेड कितनी है मेरी, तो उस सूरत में वो एसएपी कहता है कि भाई आप एक जीएल बनाएं, ठीक है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ मुख्तस कर लें अपने वेंडर्स के लिए। ठीक है, वेंडर्स के लिए, या आप एक अकाउंट जीएल अकाउंट बनाएं, जनरल लेजर अकाउंट बनाएं, और उसको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए बना लें। और अब आप बेशक 10,000 वेंडर्स बनाएं, 20,000, 30, 50, 60, 2 लाख, 10 लाख बनाएं वेंडर्स, हर वेंडर के अंदर वो एक जीएल है ना, फर्ज कर लें कि जी मैं वो एक जीएल बना लेता हूँ, यानी कि एल, क्योंकि लाइबिलिटी है वेंडर मेरा 1001। अब मैंने जितने भी वेंडर बनाने हैं ना, उन सब के अंदर जो है ना इस जीएल को डाल दूंगा, L1001 को। और मैं जब भी देखना चाहूँ कि मेरी टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी है, टोटल पेड लाइबिलिटी कितनी है, मेरी ओवरऑल लाइबिलिटी की क्या पोजीशन है, तो मैं जस्ट इस जीएल पे रिपोर्ट चलाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इस वक्त क्या पोजीशन है। सेम लाइक दैट एक मैं जीएल बनाऊंगा कस्टमर का, कस्टमर मेरे क्या है, एसेट्स हैं, वो ए से शुरू होता है, A1002, ये मैं बना लूंगा। और मेरे जितने भी कस्टमर बनते जाएंगे मैं उसके अंदर इसको असाइन करूंगा। एक खाना आता है रिकॉन्सिलेशन अकाउंट का, उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। और कंपलसरी है, एसएपी कहता है कि जब भी आप वेंडर या कस्टमर का मास्टर डाटा बनाएं, अभी मैंने क्यों नहीं वेंडर और कस्टमर बनाए, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अभी तक इनके रिकॉन्सिलेशन अकाउंट नहीं बनाए हुए, इसलिए मैंने कहा चलें भाई अब आप आ जाते हैं जीएल की तरफ। तो जब तक आप वेंडर या कस्टमर का रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना के उसको असाइन नहीं करते, उस वक्त तक आप कोई भी वेंडर और कस्टमर का मास्टर डाटा एसएपी के अंदर सेव ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप एटलीस्ट एक वेंडर, एक कस्टमर के का जनरल लेजर हेड जो है वो एज अ रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट डिक्लेयर करें। देखिए अभी मैंने ये जो बना रहा हूँ जीएल E1001, ये तो हाउस रेंट अलाउंस है ना, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लेता तो ये नॉन रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, लेकिन मैं जो ही इसको ये वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट होगा। सिस्टम कहेगा भाई इसको वेंडर के मास्टर डाटा में डालो, कहीं और नहीं। और मजे की बात ये है कि जब भी आप किसी जीएल को एज अ वेंडर, एज अ रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना लेते हैं, जो मर्जी टाइप हो, वेंडर हो, कस्टमर हो, एसेट हो, कंट्रैक्ट अकाउंट, रिसीवेबल्स हो, फिर आप उसके अंदर पोस्टिंग नहीं कर सकते। सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा डायरेक्ट पोस्टिंग। आप पोस्टिंग किसके ऊपर करेंगे? आप उस सप्लायर को यूज करेंगे, मिस्टर एबीसी को। लेकिन सिस्टम खुद ब खुद उस जो पीछे जीएल है रिकॉन्सिलेशन अकाउंट का, उसके अंदर एंट्री डालेगा। अगर कभी आप खुद से कोशिश करें इस स्क्रीन के अंदर जाके यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट लिख के कोई अकाउंट को अमाउंट डालना शुरू करें, तो वो सिस्टम कहेगा नो, ये जो है जीएल है ये बैकग्राउंड पोस्टिंग के लिए है, ये फ्रंट एंड पोस्टिंग के लिए यूज नहीं आप कर सकते इसको।
खुद ब खुद सिस्टम डालेगा, आप नहीं इसके ऊपर पोस्टिंग कर सकते। तो ये फायदा है कि आप रिकॉन्सिलेशन अकाउंट जो है वो इसलिए डिक्लेयर करते हैं। सर हम जिस तरह अपने पास एक अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट निकालते हैं, उसके अंदर हम जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उसका शुरू से लेके आखिर तक कोड दे देते हैं, और वो जब रिपोर्ट निकलती है तो उसमें बिल्कुल एक डेबिट साइड आ रही होती है, एक क्रेडिट और एक बैलेंस की आ रही होती है। तो ये उसी तरह है, बिल्कुल, उसमें हमारे जितने भी वो तो हो एक्सपेंस गया है वो उसकी आपका वो रिपोर्ट निकाल देता है कि वो भाई ये आपने एक्सपेंस किए हैं और इसके बाद आपके पास बैलेंस ही है। इसमें तो आपको वो आया हो गया गया आपका वो जो टी वो अकाउंट डेबिट जिसको हम क्रेडिट कहते हैं। दोनों आ रहे होते हैं ना, डेबिट भी आ गया हाँ क्रेडिट वो भी तो आ हो गया। गया वो आपका टी हाँ वो तो हो गया आपका टी ठीक है, अकाउंट। वो रिकॉन्सिलेशन ठीक हो अकाउंट नहीं गया, है। वो टी अकाउंट हो गया। री रिकॉन्सिलिएशन वो रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट या रिकॉन अकाउंट जो है वो वाले जनरल लेजर हैं जो एक सब लेजर्स के लिए बनाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि E1001 जो है ये क्या है, ये जनरल लेजर लेजर है। और मिस्टर ए जो है, वह वो वेंडर हो या कस्टमर हो या आप की ये बिल्डिंग है ये हो जाए या कोई लैपटॉप है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके सब लेजर हैं। ये सारे के सारे आपके सब लेजर हैं। आप कभी भी डायरेक्टली जो है ना वो पोस्टिंग जो है ना वो सब लेजर्स के ऊपर, मतलब है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा सिस्टम कहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स ये कहते हैं कि आपकी हर पोस्टिंग किसी ना किसी जनरल लेजर के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। तो हम एक ऐसा लेजर जनरल लेजर बनाते हैं जो इन सब लेजर्स के साथ अटैच हो। उस लेजर को हम क्या कहेंगे, वो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट होगा। वो डाटा सेव करेगा इन सब लेजर्स का। फर्ज करें जब भी आप बिल्डिंग परचेज करेंगे, लैपटॉप परचेज करेंगे, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होंगी या जो भी काम करेंगे वो भी तो कहें, एक्चुअली तो आप काम कर रहे होंगे बिल्डिंग वाले एसेट के ऊपर या लैपटॉप वाले एसेट के ऊपर। लेकिन बैकएंड पे क्या होता है कि बैकएंड के ऊपर ये होता है कि यहाँ से इस स्क्रीन के अंदर आपने जो जीएल बनाया हुआ है, यहाँ पे एक आप नया जीएल बना लेते हैं, उसको आप डिक्लेयर करते हैं एसेट, और यहाँ पे उसका कोई कोड होगा और आप या नाम उसका रख देते हैं फिक्स एसेट या डोमेस्टिक एसेट या ऑफिस एसेट, जो भी आप कहें। तो वो क्या हो गया, आपने लैपटॉप लिया, आपने एसेट बनाया, बिल्डिंग का एसेट बनाया, आपने कोई और एसेट बनाए, उस जब वो एसेट बना रहे होंगे तो उसके अंदर आप वो वाला जीएल डाल देंगे। उसके बाद आप जितनी भी उस बिल्डिंग के ऊपर एक्टिविटीज करेंगे वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे उस जनरल लेजर के अंदर सेव हो रही होती है। तो कंपलसरी है, हर सब लेजर के लिए एक लेजर का होना जरूरी है। उस लेजर को हम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट कहते हैं। रिकॉन्सिलिएशन का हर किसी मकसद नहीं है कि वो जो एक्चुअल क्या था और डिफरेंस क्या है तो हम उसको रिकंसाइल करें या दुरुस्तगी करें, वो नहीं है। यहाँ पे रिकंसिलिएशन का मतलब है रिकॉन अकाउंट। कौन से रिकॉन होते हैं, ऐसे जनरल लेजर जो सब लेजर्स के लिए क्रिएट किए जाते हैं। और आपके सब लेजर्स की टाइप्स क्या है, ये वाली आपकी सब लेजर्स की टाइप्स हैं, एसेट, कस्टमर, वेंडर और कंट्रैक्ट अकाउंट रिसीवेबल्स। यहां तक समझ आ जी गई सर। आपको बात? खालिद साहब आगे जी चलें? सर, ठीक अच्छा, इससे आगे एक टर्म और या अल्टरनेट अकाउंट नंबर हमने बात की थी। जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 3 तरह के जो है ना वो चार्ट ऑफ अकाउंट होंगे। ये एक ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट, और एक कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट, और एक ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट को तो हमने देख लिया कि ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट तो वही चार्ट ऑफ अकाउंट है जो कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट के मास्टर डाटा में डाल के एक को पेरेंट और एक को चाइल्ड बना देते थे। ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट तो वही है जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और उसके अंदर जीएल बना रहे हैं। एक कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट भी है जो कि मैंने कहा कि ये असाइन होता है जीएल के कंपनी कोड सेगमेंट को। कहाँ पे असाइन होता है, जीएल के कंपनी कोड सेगमेंट को। तो इसका मतलब है कि आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर आप जीएल्स बनाते हैं और उस जीएल को आप एज एन अल्टरनेट अकाउंट नंबर के तौर पर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो उसका क्या फायदा होगा कि वो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। तो आपकी एक्सपेंडिचर तो एक्चुअली इस पे बुक हो रहा होगा, लेकिन साथ साथ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आप
का जो है वो एक और जगह पे भी जो है ना वो आप उसको बुक कर रहे होंगे। तो वो होता है कि अगर मल्टीपल रिपोर्टिंग सिनेरियोज हों तो उस सूरत में जो है ना वो आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये अकाउंट मैनेज इन एक्सटर्नल सिस्टम। हाँ, अगर आपका ये जो अल्टरनेट अकाउंट नंबर है, इसमें दो ऑप्शन है। एक तो देखें, ये जब इन्होंने F4 की हेल्प दे दी ना, इसका मतलब है कि अब आपने वही वैल्यू इसके अंदर से डालनी है जो सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है। अगर नहीं क्रिएट हुई हुई तो वो आपको एरर देगा। लेकिन फर्ज कर लें मैं अगर इसमें कोई और वैल्यू डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई रिपोर्ट ये वाला एक GL है ABCD, साथ ही मैं इसको टिक कर देता हूँ अकाउंट मैनेज इन एक्सटर्नल नंबर। तो मैं कहता हूँ भाई ये जो अकाउंट है ये यहाँ पे नहीं मैनेज हो रहा, ये कहीं किसी और सिस्टम में मैनेज हो रहा है। तो देखिए वो फिर एरर नहीं देगा, वो कहेगा ठीक है, ओके, ये मेरे डाटाबेस में तो नहीं है। लेकिन जब आपने ये कह दिया कि ये एक्सटर्नल नंबर में है, एक्सटर्नल सिस्टम में है, तो फिर वो मैं इसको ही ले लेता हूँ एज इट इज। अदरवाइज जहां पे भी F4 की हेल्प आ जाती है, अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर F4 है ना, तो अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट कोड कोई और डालता हूँ, फर्ज करें कि AG डाल दूं, तो वो देखें वो कह रहा है कि सेल्स टैक्स कोड AG नॉट डिफाइंड, वो यहाँ पे बना ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ABCD यहाँ पे नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी उसने इसके ऊपर एरर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कह दिया कि ये वाला जो GL है ये एक्सटर्नल सिस्टम में मैनेज हो रहा है, ये SAP के अंदर मैनेज नहीं हो रहा। तो उसने कह दिया चलें ठीक है, या अब मैं अपने डाटाबेस को चेक करके एरर नहीं देता। इन्फ्लेशन की जो है इसके ऊपर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इसको मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। टॉलरेंस ग्रुप को हम देख सकते हैं। टॉलरेंस ग्रुप के ऊपर हम जब GLs की फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें हम टॉलरेंस ग्रुप बनाते हैं और टॉलरेंस ग्रुप को फिर हम असाइन करते हैं। अभी देखें यहाँ पे ये एक ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप बना हुआ है। अभी अरे आपको नज़र तो आया, लेकिन साथ ही आप देखें ये यहाँ पे ये जो टॉलरेंस ग्रुप का कॉलम है इसके अंदर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। टॉलरेंस ग्रुप का मतलब है कि आप चाहते हैं कि ये जो E1001 है या ये जो GL है, इसके अंदर आप एक लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि जी आप कहते हैं भाई इस GL के अंदर ना 50,000 से लेकर ना 70,000 तक का बिल पंच हो या इनवाइस पंच हो, या 1 से लेकर ना 2 लाख तक का बिल पंच हो, इससे ज्यादा का ना हो। तो वो कुछ कुछ स्क्रीन है उनके अंदर जाके आप लिमिट डिफाइन करते हैं, वो हम देखेंगे साथ साथ। अलहदा से टॉलरेंस ग्रुप फॉर वेंडर, टॉलरेंस ग्रुप फॉर कस्टमर, टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL अकाउंट, कि वो कैसे जो है ना वो डिफाइन किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ओपन आइटम मैनेजमेंट। बस हम इसको ही डिस्कस डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है ना फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। बाकी हम जो इनकी फील्ड्स हैं ये इनको कल से डिस्कस करेंगे। ओपन आइटम मैनेजमेंट जो है, एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि ओपन आइटम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के जो GLs होंगे उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के GLs हैं या अदर देन बैलेंस शीट आइटम है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं हैं, खा वो नॉन एक्सपेंस और रेवेन्यू हो, खा वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी कॉस्ट हो, या कैश के हों या जो भी हों, उनके लिए आप ओपन आइटम यूज नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि ओपन आइटम क्या चीज़ है। हमने बात की थी शायद एक दफ़ा ओपन आइटम के बारे में, आपसे पता नहीं बात की थी या किससे, मुझे अब याद आ रहा है। पिछले दिनों मैंने एक बड़ा डिटेल से किसी को समझाया था। हमसे नहीं की सर। अच्छा, ओपन आइटम मैनेजमेंट, OIB इसको कहते हैं, OI मैनेजमेंट भी कहते हैं। ओपन आइटम मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा GL, अगर फर्ज करें यही एक GL है और उसका ये T अकाउंट है, GL होगा एसेट और लाइबिलिटी का। एक बात आपने ये याद रखनी है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ये एक GL है, फर्ज कर लेते हैं कि बैंक चेक इशू GL, इसको मैंने सादा जबान में लिख दिया चेक इशू GL। वैसे इसका असल जो नाम है वो है चेक क्लियरिंग GL। क्लियरिंग के ऊपर मैंने कहा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्लियरिंग का क्या मतलब है। अभी मैंने ये लिख दिया कि चेक इशू
चेक इशू एंड रिसीव जीएल चलेगा। चेक इशू एंड रिसीव ICEIV। जब आप चेक इशू करेंगे, आपने किसी बंदे को पेमेंट करनी है, वेंडर्स को और सप्लायर्स को, तो आप क्या करते हैं कि चेक इशू करके बैंक को भेज देते हैं, अपने बैंक को, और अपने बैंक को कहते हैं या एक इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कि भाई फलां बंदे के अकाउंट में ये पैसे जो है ना ये क्रेडिट कर दो, या आप चेक बना के उस बंदे को हाथ में दे देते हैं और उसे कहते हैं कि भाई ये लो चेक हमारी कंपनी का, जाके अपने अकाउंट में जमा कराओ, और जब क्लियरिंग के थ्रू वो हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक में आएगा तो वो आपको पेमेंट कर देगा। इसी तरह का ही कोई मिलता जुलता प्रोसेस होता है हमारे मुल्क में। जी सर, आखिरी वाला तो सर। हम क्या होता है, ठीक है, होता ये है कि जब आप फर्स्ट इनवॉइस जब पंच होती है, उस वक्त आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि एक्सपेंस जो है आपका वो डेबिट हो जाता है, और जो आपका वेंडर है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ये तो एक सादी सी है एंट्री। जब आप चेक बनाते हैं सिस्टम में से, तो उस वक्त क्या होता है, वो उस वक्त व्हेन चेक इशू, जब आप सिस्टम से चेक प्रिंट करते हैं, तो उस वक्त जो ऊपर वेंडर क्रेडिट हुआ हुआ है ऊपर वाली इनवॉइस से ट्रांजैक्शन के अंदर, उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो आपका ये वाला जो जीएल है, चेक इशू वाला, इसको आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सर इधर मैं बैंक एक क्रेडिट भी एग्जांपल कर देता हूं, सकते मैं हैं। बैंक कर लें, जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये वाला फर्ज करेंगे, इसको हमने जो है वो 200 की इनवाइस है, इसको हमने 200 डेबिट किया वेंडर को, और इसको हमने 200 से क्रेडिट कर दिया। ये जब 200 क्रेडिट होगा तो इसका मतलब है कि इसके क्रेडिट में 200 यहाँ पे आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे जो वेंडर है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर वेंडर पे हमने कोई लिखा हुआ है कि फर्ज करें ABCD लिखा हुआ है, ये मिस्टर जो भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये ABCD का चेक है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपके अकाउंट बनते हैं। जी सर। अच्छा, जब अब ये जो चेक है, फर्ज करें ये आज की डेट में इशू हुआ, डेट थी आज 2 जून, ठीक है, 02/06/2023। अच्छा, ये जब उसको चेक इशू हो गया, अब वो बंदा चेक लेके चला गया जनाब, उसने अपने अकाउंट में जमा कराया, बैंक वालों ने भेजा हमारे बैंक में जहाँ पे हमारा कंपनी का अकाउंट था, वो वहां से कैश हो गया, आज वापस चला गया। अगले दिन बैंक ने हमें स्टेटमेंट जब भेजी, हमें उस वक्त क्या हुआ कि जी 10 तारीख आ गई, ये आ गई 10/6/2023 आ गई। हमें पता चल गया कि बैंक ने बताया कि जी ये वाला जो चेक है ये मैंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो चेक इशू वाला जीएल जो क्रेडिट हुआ हुआ है, इसको हम यहाँ पे लाएंगे और डेबिट करेंगे 200 के साथ, और हम अपना जो बैंक है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी हमारा है, उसको हम क्या कर देंगे, 200 से क्रेडिट कर देंगे, यानी कि वो उसको हम रिड्यूस कर देंगे ना, क्योंकि हमारा एसेट रिड्यूस हो गया, हमारी पेमेंट चली गई, हमारे अकाउंट में से पैसे निकल गए, तो ये कर देंगे। तो ये वाला जो चेक, ये जो जीएल है, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे इसके साथ राइट ऑफ हो गया, ये, और ये जो वेंडर है, ये जो है ये इसके साथ खत्म हो गया। पीछे एक्चुअली क्या है एंट्री बची आपके पास, एक्सपेंस, डेबिट और बैंक क्रेडिट, यही बात बच गई ना 200 के साथ
और ये भी 200 के साथ। एक्चुअली तो यही एंट्री बची। ये जो बीच में सारी एंट्रियां आई हैं, इन एंट्रीज को हम कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि ये एंट्रीज इन ट्रांजिट है। ये सिर्फ थोड़े लम्हे के लिए आती हैं। ये अकाउंट कहीं पे भी एक जगह पे डेबिट होता है, साथ ही इसने लाजमी तौर पे क्रेडिट होना है। वेंडर अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो जब तक हम इसको पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ही हम इसको देखेंगे कि भाई हम कहेंगे ये तो क्रेडिट ही अभी चाह रहा है, इसका डेबिट कहाँ है, इसका मतलब डेबिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमने इसको पेमेंट नहीं की। अच्छा चलो ठीक है, नहीं की, जब चलो कर दी, कर के दी तो हमने ये देखा ये चेक इशू, ये तो अभी तक क्रेडिट ही चल रहा है, इसका डेबिट कहाँ है, नहीं आया। इसका मतलब है कि अभी तक इसने चेक हमारे अकाउंट में भेजा नहीं है। यानी कि हमने इसको चेक तो इशू कर दिया, लेकिन हमारा बैंक जो है वो अभी तक जो है वो इसको पेमेंट नहीं कर सका। तो हम क्या करेंगे, अपने बैंक से पूछेंगे भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास आ गया और आपने हमें इन्फॉर्म ना किया हो, या उस बंदे से पूछेंगे भाई हमने आपको चेक दिया था, ऐसा तो नहीं कहीं आपने चेक घुमा दिया हो या भूल गए हो अपने अकाउंट में जमा करवाना। तो इसका मतलब है कि ऐसे तमाम जीएल्स जिसका यहाँ पे अब ये क्रेडिट हुआ है ना, फिर साथ ही यहाँ पे 200 के साथ ये डेबिट हो जाएगा, किसके साथ डेबिट होगा, बैंक के साथ। तो कहने का मकसद है अब यहाँ पे इसका टोटल बैलेंस क्या आ गया, नीचे यहाँ पे इधर भी 200 आ गया, यानी कि और इधर भी 200 आ गया। तो ऐसे तमाम जीएल्स जिनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हर वक्त बराबर रहना चाहिए, और ऐसे तमाम जीएल जिनका अगर हम क्रेडिट देखें तो वो हमें बता दे कि जी ये वाली लाइनें क्रेडिट वाली जो हैं वो इनका अभी तक डेबिट नहीं पोस्ट हुआ, या ये वाली डेबिट वाली लाइनें हैं इनका क्रेडिट नहीं पोस्ट हुआ, उन उस सिनेरियो को हम कहते हैं ओपन आइटम। मतलब मैं कहता हूं कि ये वाली जो क्रेडिट की लाइन है, अगर इसका डेबिट नहीं आता तो ये ओपन है। जब इस क्रेडिट का ये वाला डेबिट आ जाएगा ना, ये क्लोज हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी आप एक दूसरे के साथ। सेम इसी तरह ये जो वेंडर है, ये यहाँ पे क्रेडिट है और अगर इसका ये यहाँ पे डेबिट नहीं आता तो ये ओपन है। जब ये डेबिट आ जाएगा तो फिर ये क्लियर हो जाएगी, फिर ये क्लोज आइटम हो जाएगा। तो ऐसे तमाम जीएल जिनका क्रेडिट हो और डेबिट ना हो, और वो हम देखना चाहें या उसका डेबिट होना जरूरी हो, या जिसके जीएल के दोनों साइडें हर वक्त बराबर होना जरूरी हो, उन जीएल्स के ऊपर हम जो है ना ये वाली जो चेक बॉक्स है वो ऑन कर देते हैं, और उस चेक बॉक्स को हम कहते हैं ओपन आइटम मैनेजमेंट। ओपन आइटम मैनेजमेंट जो है वो ये करती है कि वो आप रिपोर्ट चलाएंगे ना, जो ही आपको वो जिन क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट नहीं मेंटेन हुआ हुआ, या जिन डेबिट के अगेंस्ट अभी क्रेडिट नहीं मेंटेन हुआ हुआ, वो आपको रेड लाइनों में दिखाएगा। वो आपको बताएगा कि भाई ये जो है ना ये अभी तक इनका जवाब नहीं आया, ये पता करें कहाँ पे है। जो आ गया वो ग्रीन हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी लाइबिलिटीज क्लियर हो गई हैं और ये नहीं हुई। अब आप देखें एक जो हमारा एक्सपेंस का जीएल है, ये हाउस रेंट अलाउंस का जो जीएल है, ये तो हमेशा ही हमारा डेबिट होता है। ठीक है, इसमें तो ये तो मैंने वैसे ही उसमें लिख दी ना आपके वो अकाउंट बनाने के लिए। ये तो आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, एक महीने में इतना खर्चा हुआ, दूसरे महीने में ये हो गया, फिर तीसरे महीने में ये हो गया। कहने का मकसद है इसमें तो हमें कभी नहीं जरूरत पड़ेगी इसका क्रेडिट भी आए, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो इसका मतलब होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर आप ओपन आइटम मैनेजमेंट नहीं ऑन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आपके लाइबिलिटीज के या जो एसेट्स के अकाउंट होते हैं, इनको हम कहते हैं क्लियरिंग अकाउंट, या ऐसे जीएल जिनको हम कहते हैं जीएल इज यूज्ड इन फॉर ट्रांजिट पर्पस। ये देखा ये टाइम के लिए ना, ये अभी ये जीएल इस्तेमाल हुआ 2 दिन 10 दिन के लिए, इसने खत्म होना है। ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसने लाजमी तौर पे अपना रिटर्न बैक देना है, तो ये ट्रांजिट जीएल्स हैं। ऐसे तमाम जीएल्स जो होते हैं उनके लिए हम जो है ना वो ओपन आइटम मैनेजमेंट ऑन करते हैं, और ये हमें बताते हैं कि किसी भी वक्त रिपोर्ट हम चला के देख सकते हैं कि अच्छा भाई इसके तो हमने इतने चेक इशू किए थे, ये क्लियर हो गया, अच्छा ये वाली लाइन क्यों नहीं क्लियर हुई। तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन क्लियर होने वाली है, फिर हम उसके ऊपर पूछ सकते हैं कि ये कैसे क्लियर होंगे। जी शराज साहब, समझ आई कुछ आपको? जी सर आ गई। सर एक टर्म होती थी कैश इन ट्रांजिट, उसका इससे कोई लिंक है? कैश इन नहीं, कैश इन ट्रांजिट समथिंग एल्स, वो तो और सही चीज है ना। ये इन ट्रांजिट तो मैंने वैसे एक कन्वीनियंस के लिए या एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात आपको सही है। यानी कि बताई है। अदरवाइज यही है कि कोई भी जीएल जो एक
स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद उसने नहीं इस्तेमाल होना, तो वो जो है, और उसने लाजमी तौर पे, अगर वो पहले क्रेडिट हुआ है तो उसने लाजमी डेबिट होना है, या पहले डेबिट हुआ है लाजमी उसने अगर क्रेडिट होना है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप उसका ओपन आइटम मैनेजमेंट ऑन करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई ऐसा टाइम तो नहीं है कि जिसके ऊपर आपका वो क्रेडिट जीएल यूज हो गया है और डेबिट जीएल यूज नहीं हुआ, और इसी तरह ये सारा का सारा उसके ऊपर। ठीक है सर। जी खालिद साहब, आपको समझ आई कुछ ये कि ये ओपन आइटम मैनेजमेंट जो एक छोटा सा चेक बॉक्स है, इसका कितना जी बड़ा जी फायदा सर। है? दूसरा मैं एक चीज सोच रहा था कि आप कह रहे थे कि चेक्स जो हैं वो प्रेजेंट हुए हैं या नहीं हमारे जमा कराए हैं। हम मंथ एंड हाँ पे जी। बैंक भी रिकंसाइल करते हैं, उसमें भी यही चीजें बेसिकली हम देखते हैं कि जो इशू किए हुए थे वो आउट हो चुके हैं कि नहीं, बैलेंस को अपने कैश बुक के साथ टैली करने के लिए। जी बिल्कुल, उसको हम कहते हैं ईबीएस या बीएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक जी रिकॉन्सिलेशन, जी बीआरएस। वो हम अलहदा से डिस्कस करेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है वो एसएपी के अंदर जी किस तरह राइट। से चलती है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी ओपन आइटम मैनेज की, आप इसकी जगह कोई और भी जीएल ले सकते हैं, अकाउंट पेड की या लाइबिलिटीज की, और भी बड़ी जगह होती है जहाँ पे ये ओपन आइटम मैनेजमेंट जो है ना वो जीएल्स के साथ जी काम राइट किया सर। जाता है। कहने का मकसद है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ओपन आइटम मैनेजमेंट का मकसद क्या है। सर जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट होती है उसमें जो एक्सपेंस और इनकम होती हैं उन पे ये नहीं ओपन होता। हाँ जी। ये नहीं, बैलेंस शीट उन के पे नहीं जो होता, जितने भी होंगे क्योंकि वो लाइबिलिटीज एसेट और वो सारा कुछ उस पे ओपन हुआ करे। उनमें अच्छा। सब पे नहीं होगा। उनमें जो जहाँ पे जरूरत हो, ऐसा नहीं होगा कि आप वो जहाँ पे सब पे कर जरूरत दें, होगा। जो जहाँ पे ठीक। जरूरत हो। देखिए ना, अगर आपका बिल्डिंग का जीएल जी है तो वो बिल्कुल। एसेट ना, बिल्डिंग का जीएल, लेकिन वो तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो कभी नहीं आपने जी उसको क्रेडिट करना ना, तो उसमें जरूरत नहीं है। ऐसे जीएल जिसका एक डेबिट के फौरन बाद आपको उसका क्रेडिट चाहिए ही चाहिए, उसका हर वक्त आप बैलेंस बराबर रखना चाहते हैं, यानी कि जीरो रखना चाहते हैं। बराबर का जी मतलब यही होता है ना कि जीरो, जब आपकी डेबिट क्रेडिट के इक्वल हो गई, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर तो कुछ भी बिल्कुल नहीं वो पड़ा हुआ, जीरो वो है जीरो इसी पड़ा हुआ है तरह। ना उसके अंदर। तो ऐसे तमाम जीएल जिनका बैलेंस आप जीरो देखना चाहते हैं, उनके ऊपर आपने ओपन आइटम को टिक करना है। इसकी वजह से बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं कोई मिसाल के तो। आम तौर पे वो सारे जीएल जो होते हैं, जो क्लियरिंग जीएल होते हैं, जो थोड़े अरसे के लिए यूज किए जाते हैं, जो आपके अकाउंट्स के लिए नहीं इस्तेमाल होते, आपके अकाउंट्स को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनका अकाउंट्स के अंदर कोई फायदा नहीं है ना, वो उसके अंदर कोई मतलब है कि इनपुट इंक्रीज करें ना इनको डिक्रीज ठीक कर रहे है। हैं, लेकिन वो सिस्टम को बेहतर करें। देखिए, अगर मैं ये चेक इशू का जीएल ना रखूं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरा चेक इशू कब हुआ है और कैश कब ठीक हुआ है। है। ठीक है, तो अगर मैं ये एंट्री बना दूं, फर्ज करें कि ये वेंडर डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो ये तो मुझे पता चल गया कि जी बैंक ने इस वेंडर को पेमेंट कर दी है, लेकिन हम एक पूरा बीच में एक स्टेप निकल गया जिसको हम कहते हैं चेक इशू एंड चेक इनकैशमेंट। ये दो अलग अलग डेट्स के ऊपर काम हुए हैं, तो ये हमें नहीं पता चलेंगे। तो इसने हमारी अकाउंट्स की मैनेजमेंट को बेहतर बना दिया। ठीक है। और कुछ सर? ठीक है सर। चलें ठीक है, पर बाकी फिर हम कल जो है ना इससे आगे जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि बाकी जो इससे फील्ड्स वगैरह हैं वो, और इसके बाद जो आगे ये क्रिएट बैंक इंटरेस्ट की जो ये सारी फील्ड्स हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी कंसल्टेंट है उनको इन फील्ड्स के बारे में बहुत बेहतर पता होना चाहिए। ओह, अच्छा, इससे पहले जो हमने बात की है वो कर रहे थे हम जनरल लेजर के हवाले से, कि जनरल लेजर में हमारी कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, और हमने बात कर ली थी ओपन आइटम मैनेजमेंट के चेक बॉक्स तक। तो अगर हम आ जाएं इसमें FS00 में, और हमारा कंपनी, यहाँ से कंपनी कोड चेंज कर लेते हैं, 1302 कंपनी कोड थी। क्या करना है? अच्छा, हमने सेव नहीं किया था, ठीक है।
हमने जीएल बना लिया था लेकिन हमने सेव नहीं किया था, इसलिए हम हायरार्की को ख़त्म कर देते हैं, कहते हैं कि डोंट डिस्प्ले नेविगेशन ट्री, और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं ट्रांजैक्शन। हमारा जीएल था E1001 और चार्ट ऑफ अकाउंट क्या था, कंपनी कोड ही 1302। ये क्या, हमने कौन सा जीएल बनाया था? कंपनी कोड 1302। इससे पहले हमने कोई जीएल अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाया है, FSS0 था, FSE0। अच्छा, हम डायरेक्ट ही, इसका मतलब है हमने बनाया ही नहीं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इसमें दोबारा FS00, और हम ये वाला जो है ना जीएल सबसे पहले बनाते हैं, एक्सपेंस वाला। सेम जीएल अकाउंट टाइप में हम फिलहाल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और रेवेन्यू ले लेते हैं, और अकाउंट ग्रुप में हम एक्सपेंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये सैलरीज है या क्या है। कंट्रोल डाटा में हमने जो बात की थी वो सबसे पहले तो एक हमने ये बात की थी कि करेंसीज के हवाले से, उसके बाद हमने बात की टैक्स कैटेगरी के हवाले से और रिकन्सलेशन अकाउंट के हवाले से। इसके अलावा जो है वो हमने बात की ये टॉलरेंस ग्रुप को, मैंने कहा हम देखेंगे इसको बाद में कि टॉलरेंस ग्रुप जो है वो भी बनाया जाता है, टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल, टॉलरेंस ग्रुप फॉर वेंडर और कस्टमर अलग अलग आते हैं। फिर हमने बात की ओपन आइटम मैनेजमेंट, कि ये वाला जो टिक है ये टिक किस लिए होगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये सिर्फ जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं सिर्फ उनके लिए होगा। अच्छा, ये क्लियरिंग स्पेसिफिक टू लेजर ग्रुप, इसको रहने देते हैं। सॉर्ट की के ऊपर आ जाते हैं। अगर सॉर्ट की के अंदर आप क्लिक करें और यहाँ पे इसकी हेल्प लें तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है वो इनपुट वैल्यूज जो है ना वो दी गई है। सॉर्ट की जो फील्ड है एक्चुअली ये फील्ड जहाँ पे आप सिर्फ उससे वैल्यू असाइन करेंगे, अभी जो एक लिस्ट आएगी, और जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे इनवॉइस पॉइंट करते वक्त वो असाइनमेंट की फील्ड को खुद ब खुद पॉपुलेट करेगी। सॉर्ट की जो है, अगर मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको बात, सॉर्ट की this field populate the assignment field automatically। आपने जो सॉर्ट की के अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे ना वही वैल्यू वो असाइनमेंट फील्ड के अंदर खुद ब खुद जो है ना वो वहां पे चली जाएगी जब भी आप कोई जीएल की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। अभी अगर हम एक नया सेशन खोलें तो हम देखेंगे, मतलब FB50 एक ट्रांजैक्शन कोड है जिसमें हम 2 जीएल की ट्रांजैक्शन को हम बुक करते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो इन्होंने, अच्छा भी नहीं दिया, तो इसमें अगर आप देखें कि जब आपने यहाँ पे डेट दे दी, ऊपर पोस्टिंग डेट दे दी, यहाँ पे आप एक जीएल देते हैं और एक यहाँ पे जीएल दे देते हैं। यहाँ पे आप एक जीएल को डेबिट कर देंगे और एक जीएल को क्रेडिट कर देंगे।
और आगे अमाउंट डाल देंगे। अगर आप राइट साइड पे थोड़ा सा आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड्स पड़ी हुई हैं, तो ये एक असाइनमेंट की फील्ड है। असाइनमेंट की फील्ड के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो इसके साथ कोई हेल्प का बटन नहीं बनता। इसका मतलब है कि ये एक फ्रीली डिफाइनेबल फील्ड है, यानी कि बिल्कुल आज़ाद है। कोई वैल्यू डाल दें, कोई ना डालें, या जो मर्जी डालें, इसका डेटाबेस के साथ कोई तल्लक नहीं। तो अब इस फील्ड को अगर आप पॉपुलेट करवाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो आप क्या करेंगे कि आप असाइनमेंट की फील्ड के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये अगर सेलेक्ट कर लूँ 002 डॉक्यूमेंट नंबर एंड फिजिकल ईयर, तो इसका मतलब है कि असाइनमेंट की जो फील्ड होगी ये वाली, इसके अंदर जब आप सेव का बटन दबाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा वो, और उसके साथ जो डेट होगी, वो दोनों मिल के यहाँ पे सेव हो जाएंगे। बाद में फिर आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप असाइनमेंट की फील्ड के अंदर डॉक्यूमेंट डेट ले लेते हैं, ब्रांच अकाउंट, कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं, अगर कहीं पड़ा हुआ है तो वो डाल देगा, परचेज ऑर्डर नंबर डलवाना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे ये वैल्यूज दी गई हैं, ये तकरीबन कितनी वैल्यू हैं, 37 एंट्रीज फाउंड। 37 एंट्री में से जो भी आप वैल्यू लेंगे, अगर वो वैल्यू उनके डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हुई, मिसाल के तौर पे अगर आप वेंडर नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 012, और आप इनवाइस यहाँ पे ये पंच कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट जीएल की, तो इसमें तो वेंडर नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए फिर उस सूरत में असाइनमेंट की फील्ड जो है ना वो खाली रह जाएगी। तो ऐसी वैल्यू जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं एग्जिस्ट कर रही है, अगर अब वो आप यहाँ पे पॉपुलेट करवाना चाहते हैं और बाद में किसी मकसद के लिए उसको यूज करना चाहते हैं, तो आप इस वैल्यू को पॉपुलेट करवा सकते हैं। और दूसरी बात, असाइनमेंट की फील्ड के ऊपर जो प्रायोरिटी है वो इनपुट वैल्यू पे है। अगर आपने वहां पे ये तो असाइन कर दिया, मतलब आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया कि जी पोस्टिंग डेट होनी चाहिए, पोस्टिंग डेट तो डेफिनेटली हर जगह पे है। अब आपने यहाँ पे 001 पोस्टिंग डेट दे दी, लेकिन आपने इस ट्रांजैक्शन के अंदर जाके यहाँ पे लिख दिया जी लोकल एंट्री, कि ये दो करेक्टर आपने लिख दिया। इसका मतलब है कि ये लोकल एंट्री जो आपने खुद वैल्यू लिखी है, इसकी प्रायोरिटी रहेगी, यही सेव होगा। वो जो आपने पोस्टिंग डेट या उधर जो भी आपने वैल्यू दी हुई है, वो यहाँ पे पॉपुलेट नहीं होगी। असाइनमेंट की फील्ड के अंदर वैल्यू कब पॉपुलेट होती है? जब वो वाली फील्ड, असाइनमेंट वाली फील्ड खाली हो। अगर आपने सॉर्ट की के अंदर जो भी वैल्यू दी, ये वैल्यू देने के बाद, ये वैल्यू 001 यानी कि पोस्टिंग डेट देने के बाद, अगर आपने इनवाइस पंच करते वक्त या कोई जनरल एंट्री इंटर करते वक्त असाइनमेंट की फील्ड खाली होगी, तो वो वहां से वैल्यू खुद ब खुद सेव होगी। अदरवाइज अगर आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे खुद से इनपुट कर दी है, तो फिर सिस्टम उसको प्रायोरिटी नहीं देगा, बल्कि जो आपने जो भी वैल्यू डाली हुई है उसको प्रायोरिटी देगा। तो असाइनमेंट की फील्ड का मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये वाला जो जीएल है E1001, जब भी मैं किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज करूं, फर्ज करें मैं यहाँ पे यूज करूं, तो मैं चाहता हूं कि असाइनमेंट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू आए, तो वो उसका कंट्रोल जो है वो मैं यहाँ से ले लूंगा। और असाइनमेंट की फील्ड जो 37 हैं, इसके अलावा भी अगर आप बनाना चाहें तो कस्टमाइजेशन में या आईएमजी के अंदर जाके आप खुद से भी बना सकते हैं। ऑथराइजेशन ग्रुप के ऊपर मैंने वैसे एक वीडियो बनाई है, काफ़ी पुरानी है, वो चैनल पे पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आप चाहते हैं कि ये वाला जो जीएल है E1001, मेरे ऑफिस के सिर्फ 3 बंदे इसको यूज कर सकें, या 2 बंदे यूज कर सकें, या एक खास नंबर है जो कि वो यूज कर सकेंगे, या आप कहते हैं कि सिर्फ ये बंदा और ये बंदा यूज करे, बाकी कोई बंदा इसको ना यूज करे, तो फिर आप ऑथराइजेशन ग्रुप को यूज करेंगे। मसला अगर मैं इसके अंदर एक ऑथराइजेशन ग्रुप 4 करेक्टर का कोई भी वर्ड डाल देता हूँ टेस्ट के नाम से, और इसके बाद जब भी मैं ये ऑथराइजेशन ग्रुप किसी को असाइन करूंगा, तो वो इस जीएल को यूज करेगा। अगर मैं नहीं करूंगा या कोई और किसी को असाइन करूंगा, तो वो जीएल यूज नहीं कर सकेगा। ये एक इसका एक लेंथी प्रोसेस होता है कि आपने यहाँ पे ऑथराइजेशन ग्रुप डाल दिया, फिर आपने एक रोल बनाया, रोल के अंदर जाके आपने ऑथराइजेशन ग्रुप वहाँ पे वही वाला डाला,
तो तब जाके वो फिर रोल आप जिस बंदे को साइन करेंगे वो फिर उसके साथ लिमिटेड हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आता। एक क्लर्क एब्रीवेशन, क्लर्क एब्रीवेशन का ये फायदा है कि फर्ज करें आप चाहते हैं कि मैं हर जीएल हर बंदे को ना साइन करूं, बल्कि हर जीएल के लिए मैं अलग अलग बंदा रख लेता हूं। मसलन ये वाला जो सैलरी का जीएल है, या इस जैसे कुछ और एस्टेब्लिशमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, वो मेरा फलां जो मेरा क्लर्क है या डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फर्ज करें कि मिस्टर एक्स वाई जी, या चलेगा हम कहते हैं मिस्टर अमजद है कोई, वो काम करे, तो आपने यहाँ पे क्लर्क एब्रीवेशन के अंदर जाके उसको क्रिएट करना है। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपने, उसी तरह आपने SPRO या SIMG में जाएं और SAP रेफरेंस IMG में, जहाँ पे हम GL के लिए हम आए थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, GL अकाउंट प्रिपरेशन, और डिफाइन अकाउंट ग्रुप एडिशनल एक्टिविटीज, और यहाँ पे ग्रुप लेआउट फॉर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग। ये वेंडर और मास्टर में तो बड़ा सामने आ जाता है, इसमें ऑथराइजेशन में पीरियोडिक प्रोसेसिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल में अगर हम वेंडर मास्टर डाटा प्रिपरेशन में, तो यहाँ पे देखें ये डिफाइन अकाउंटिंग क्लर्क आ रहा है, और अकाउंटिंग क्लर्क जो है वो आपके कंपनी कोड स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें देखिए मैंने कहा जी 1302 मेरी कंपनी है, और इसके लिए मैं एक क्लर्क जो है वो 01 जो है वो मैं उसका नाम लिख देता हूँ मिस्टर अमजद 1302। कंपनी एक और मेरा क्लर्क है जी मिस्टर आमिर, ये मैंने 2 बना लिए। अच्छा 0, अच्छा उसको बना, ये मैंने 2 जो है वो बना ली। अब मैं इसमें आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये वाला जो GL है ये सिर्फ मिस्टर अमजद इसके ऊपर काम करे, तो यहाँ पे मैं 01 जो है वो ले लूँगा। अब ये फिर इसका एक फर्दर एक और भी प्रोसेस होता है कि जो आप रोल बनाएंगे, जो अमजद को आपने असाइन करना है, उसके अंदर जाके ये वैल्यू जो है ना 01 आप उसको असाइन कर देंगे। उसके बाद फिर ये वो जो रोल है वो जिसको भी मिलेगा वो मिस्टर अमजद होगा, वही काम करेगा, बाकी कोई और होगा, और उसके रोल के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं होगी, कोई और होगी तो वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो ये जो है इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ये भी फैसिलिटी होती है मेरे ख्याल से कि आप यहाँ पे जाके उसका ऑफिस यूजर या यूजर नेम जो है वो भी उसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस यूजर बना नहीं हुआ, लेकिन वो उसका एक ऑप्शन एक प्रोसीजर है कि जिस यूजर से आप लॉगिन करते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें तो वो भी उसको ले लेगा। जैसे ये हमारा एक यूजर नेम है, तो मिस्टर अमजद का जो भी यूजर होगा वो आप यहाँ पे उसको साइन करें और उसके बाद वो ऐड करें, तो सिस्टम खुद ब खुद उसको सिर्फ वही जिस यूजर से वो लॉगिन करेगा वही उसके ऊपर काम कर सकता है। रिकवरी इंडिकेटर जॉइंट वेंचर डाटा इसको रहने देते हैं। अब नेक्स्ट आखिरी टैब आ गई, उसके बारे में बात करते हैं, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। अच्छा अब आ गया जी फील्ड स्टेटस ग्रुप। ये वाली फील्ड जो है ये मैंडेटरी है, इसको फिल किए बगैर आप डाटा सेव नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर इसको मैं सेव करने की कोशिश करूं तो वो सिस्टम कह रहा है रेड कलर में कह रहा है मेक एन एंट्री इन फील्ड स्टेटस ग्रुप, द डाटा कंटेन्स एरर यू कैन नॉट सेव। इसका मतलब है कि ये वाली फील्ड मैंडेटरी है, इसके अंदर मैं जाए बगैर सेव नहीं कर सकता। अच्छा अभी हम जो एक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे जिसके अंदर मैंने ट्रांजैक्शन दिखाई है आपको FB50, जिसके अंदर एक GL की ट्रांजैक्शन बुक होती है, ये वाली, ये सारी फील्ड जो है राइट साइड पर देखें ये कितनी ज्यादा है। ये कॉस्ट सेंटर है, ये ऑर्डर है, ये इससे आगे वाली फील्ड है फाइनेंशियल बजट, उससे आगे सेल्स ऑर्डर, उससे आगे आइटम, और
एंड सो ऑन, जैसे ये प्रॉफिट सेंटर हो गया, पार्टनर प्रॉफिट सेंटर, WBS एलिमेंट एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी फील्ड जो हैं इनके भी स्टेटस हैं। आप किसी फील्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी को रिक्वायर्ड कर सकते हैं, किसी को ऑप्शनल कर सकते हैं। तो हर GL का फील्ड का जो स्टेटस है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने ये फील्ड स्टेटस ग्रुप इस्तेमाल करना है। मसलन इसमें मैं एक जनरल ग्रुप ले लेता हूँ G001, ये वाला। इसको हम ये फील्ड के स्टेटसेस को अभी हम ज़रा थोड़ी देर में देखते हैं कि ये किस तरह जो है ना ये काम करेंगे और किस तरह में अपनी मर्जी से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस फील्ड के अंदर यहाँ पे E1001 लिखूँ, ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉफिट सेंटर की फील्ड है ना ये हाइड हो जाए, डिस्प्ले मोड में चली जाए। डिस्प्ले का मोड मतलब कि मैं इसके अंदर कोई वैल्यू ना इंटर कर सकूं। लेकिन WBS एलिमेंट की फील्ड मैंडेटरी हो जाए। सिस्टम कहे कि जब तक आपने WBS एलिमेंट नहीं डालना, मैंने डाटा सेव ही नहीं करना चाहना, करने देना। तो इसका मतलब है कि इस तरह के ये जो काम है फील्ड्स को हाईएस्ट डिस्प्ले करना, मैंडेटरी करना, ये सारी फील्ड के जो स्टेटस है, यानी कि जो लाइन आइटम के फील्ड के स्टेटस है, ये मास्टर डाटा नहीं है, ये लाइन आइटम की फील्ड है। तो ये जो सारे स्टेटस हैं इनको कहाँ से कंट्रोल किया जाता है? नंबर 1, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं GL के मास्टर डाटा के अंदर फील्ड स्टेटस ग्रुप से। अच्छा, इसके बाद है, अभी हम ये देखते हैं कि बाद में देखते हैं कि इसके फौरन बाद यही काम हमने करना है कि ये जो फील्ड के स्टेटस हैं ये कहाँ से बनाए जाते हैं और कैसे इसको असाइन किया जाता है। यहाँ पे एक आ रहा है पोस्ट ऑटोमेटिक ओनली। अगर मैं इसके ये वाला चेक बॉक्स टिक कर दूं तो इसका वही बिहेवियर हो जाएगा जो हमारे रिकंसिलिएशन अकाउंट के। रिकंसिलिएशन अकाउंट के बारे में जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, या रिकन अकाउंट, हमने कहा कि ये कोई भी GL जो है, अगर फर्ज करें वो मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये वेंडर का रिकन अकाउंट है या कस्टमर का रिकंसिलिएशन अकाउंट है, तो मैं खुद से उसके अंदर एंट्री नहीं करूंगा। मैं तो एंट्री करूंगा, अगर वो वेंडर का है तो मैं वेंडर मिस्टर ABC के अंदर एंट्री करूंगा, लेकिन सिस्टम खुद ब खुद जो है वो उस GL के अंदर एंट्री करेगा। यानी कि सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके अंदर एंट्री करेगा, आप डायरेक्ट उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। सेम इसी तरह जो काम है, अगर आप किसी भी GL के साथ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप डायरेक्ट उसके अंदर एंट्री ना करें, तो आप उसको ये वाली टिक कर दें, पोस्ट ऑटोमेटिक ओनली। जब आप ये टिक कर देते हैं तो सिस्टम खुद ब खुद बैकएंड पे जाके उसकी एंट्री करता है। इसकी एक सादा सी मिसाल आप ये सोच लें कि ये जो स्क्रीन है डाटा एंट्री करने की स्क्रीन, ये वाली, जब आपने यहाँ पे E1001 लिख दिया और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर 10% टैक्स कटे, तो आपने क्या करना होता है? ये देखें यहाँ पे एक फील्ड आ रही है, ये टैक्स कोड, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे गए और यहाँ से आपने जस्ट टैक्स कोड जो है ना वो सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये अभी V0 आ रहा है इनपुट टैक्स, मिसाल के तौर पर V0 जो है ना टैक्स कोड है कोई 10% का, तो आपने जस्ट ये सेलेक्ट किया और एक नया जो है ना 10% की डिडक्शन हो जाएगी। अगर आप फर्ज करें यहाँ पे आपने एक अमाउंट लिख दिया है 10,000, तो इसके ऊपर 10% की डिडक्शन हो जाएगी और वो एक GL के अंदर सेव हो जाएगा। जाहिर बात है आपने तो नहीं उस GL के अंदर से एंट्री कर रहे ना, आप तो एंट्री कर रहे हैं V0 के थ्रू। सिर्फ सिस्टम खुद ब खुद उसका 10% कैलकुलेट करेगा और एक GL के अंदर डाल देगा। साथ ही आप ये चाहते हैं कि भाई वो जो टैक्स का GL है उसके अंदर कोई बंदा खुद से एंट्री ना करे, जो भी करनी है ना किसी ने, वो इस टैक्स कोड को सिलेक्ट करने के बाद करे। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? पोस्ट ऑटोमेटिक ओनली को टिक कर देंगे। इसका मतलब है कि सिस्टम खुद ब खुद उसके अंदर अलाउ करे, खुद से नहीं, आप मैनुअल तरीके से उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। सप्लीमेंट और रिकन अकाउंट रेडी फॉर इनपुट, इसको रहने देते हैं। प्लानिंग लेवल जो है ये आमतौर पे हम यूज करते हैं जब आप कोई प्रॉफिट सेंटर या कॉस्ट सेंटर के ऊपर प्लानिंग की जो फिगर्स डालना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर आप जो है ना ये यूज करते हैं। रेलिवेंट टू कैश फ्लो, नॉर्मली जो हमारे बैंक के GLs होते हैं उनके लिए जो है ना आप इसको टिक कर देते हैं, और वो आमतौर पे बैंक के जो GL है जो स्पेशली कैश इन और कैश आउट के होते हैं उनको, या एक SAP के अंदर एक फंक्शनैलिटी को भी हम डिस्कस करेंगे, पैटी कैश की फंक्शनैलिटी, तो उसके लिए भी आप जो है ये रेलिवेंट टू कैश फ्लो जो है ना वो डील यूज कर सकते हैं। एक है, इसके बाद फील्ड आ जाती है हाउस बैंक और बैंक। SAP के अंदर बैंक
जो है ना वो लफ्ज दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक होता है कि बैंक आईडी और एक होता है हाउस बैंक आईडी। बैंक आईडी से मुराद है कि कौन सा बैंक, एक यानी कि आप कह लें कि बैंक फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, वेंडर्स, कस्टमर्स एटसेट्रा। और हाउस बैंक कौन सा होगा? बैंक इन विच कंपनी मेंटेन्स द इट्स अकाउंट। एक सिंपल सी मिसाल है कि फर्ज करें आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी ने HBL अपारा ब्रांच में जो है ना वो अकाउंट खोला हुआ है। तो HBL अपारा ब्रांच जो है वो SAP सिस्टम के अंदर हाउस बैंक होगा। और आपके फर्ज करें आगे 10,000 एम्प्लॉइज हैं आपकी कंपनी के, उनमें से किसी का बैंक जो है वो UBL में है, किसी का बैंक जो है वो अलाइड बैंक कोई भी ब्रांच हो सकती है उनमें है, किसी का नेशनल बैंक में है। तो वो सारे के सारे बैंक जो हैं वो आपके लिए क्या होंगे? वो बैंक होगा, सिर्फ बैंक आईडी होगा। लेकिन वो HBL अपारा ब्रांच जो है इन विच जो है वह कंपनीज अकाउंट, वो वाला जो बैंक होगा वो हाउस बैंक के नाम से सिस्टम में अलहदा से बनाया जाएगा। और उसका बकायदा से सिस्टम में हम एक अकाउंट भी बनाएंगे। जाहिर बात है, एक HBL अपारा बैंक है और उस HBL अपारा बैंक के अंदर एक बैंक अकाउंट है जो कंपनी मेंटेन कर रही है। तो इसीलिए अगर आप इस फील्ड को देखेंगे तो वो कह रहा है कि हाउस बैंक भी बताएं और साथ साथ अकाउंट आईडी भी बताएं कि कौन सा अकाउंट है जहां से पेमेंट होनी है। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं वो आमतौर पे जब कोई बैंक का GL होता है उसके लिए साइन की जाती है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है ना ये इसका यूजेज जो है ना वो कम हो रहा है। अब इन्होंने अलहदा से जो यहाँ पे ये टाइप डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे ये जो कैश अकाउंट दे दिया, इसकी वजह से आप उसके जो ना इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट इंडिकेटर, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किसी भी GL के ऊपर आप इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये एक इंटरेस्ट की एक पूरी फंक्शनैलिटी है कि वो हम उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। आपने कोई GL है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या जैसे भी पर ईयर कैलकुलेट करना है सेपरेट से, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, ये जो भी वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे उसके इंडिकेटर और कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है ना वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। और सिस्टम जो है ना वो फिर उसके अंदर जितनी भी अमाउंट होगी जब भी आप इंटरेस्ट का प्रोग्राम चलाएंगे उसको वो कैलकुलेट कर लेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो कि हम हमारे पास है। बाकी इससे आगे जो 3 टैब्स हैं वो फॉर इंफॉर्मेशन ही कह सकते हैं, जैसे कीवर्ड ट्रांसलेशन है या इंफॉर्मेशन है। अब ये देखें, ये वाला इंफॉर्मेशन जो है सेकंड लास्ट, इसके ऊपर लिखा हुआ है C/A, मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन है चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट का। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम काम कर रहे हैं FS00 ट्रांजैक्शन कोड के अंदर। अब FS00 का जो ट्रांजैक्शन कोड है वो क्या है? वो कॉम्बिनेशन है बोथ द थिंग्स दैट आर द चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट ऑफ द GL एंड द कंपनी कोड सेगमेंट ऑफ द GL। इसका मतलब है कि अब ये जो इंफॉर्मेशन की टैब है ये है चार्ट ऑफ अकाउंट की, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये है कंपनी कोड की। यानी कि ये वो लॉग मेंटेन करेगा कि अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट के अंदर कोई तब्दीली करते हैं, कोई फील्ड को चेंज करते हैं, कोई नई फील्ड के अंदर वैल्यू पॉपुलेट करते हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर होती है। इसी तरह सेम कंपनी कोड के जो 2 टैब हैं जिनमें से एक कंट्रोल डाटा है और दूसरा क्रिएट बैंक इंटरेस्ट है, तो ये दोनों जो टैब्स हैं इनकी जो लॉग की डिटेल्स होगी ये कंपनी कोड सेगमेंट के अंदर आएगी। तो अब हम ये ये तकरीबन हमने चार्ट ऑफ अकाउंट GL की जो मेन सारी फील्ड्स हैं इनके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं फील्ड के स्टेटस के हवाले से। इसको हम सेव कर लेते हैं। फील्ड के स्टेटस के हवाले से हम बात करते हैं। हमने कहा कि हमारा जो GL है, GL के बारे में अगर हम देखें, ये हमने कहा कि ये
जो ग्रुप है उसका क्या फायदा है, एक वो तो नंबर रेंज को कंट्रोल कर रहा है और एक कंपनी कोड सेगमेंट की जो फील्ड है उनको, उनके फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल द नंबर रेंज ऑफ द जीएल्स, कंट्रोल द फील्ड स्टेटस ऑफ द फील्ड्स इन कंपनी कोड सेगमेंट ऑफ द जीएल। जैसे कि हमने कहा कि ये जो जीएल का हमने ये एक सेगमेंट खाना सा बनाया हुआ है ये वाला, तो इस सारे के अंदर ये जो एक ग्रुप है, ये वाला ग्रुप एक्सपेंस के नाम से, ये वैसे तो पड़ा हुआ है कम चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट के अंदर, लेकिन ये क्या कर रहा है, उन तमाम फील्ड्स को कंट्रोल कर रहा है जो कि कंपनी कोड सेगमेंट की हैं। ये अपनी वाली फील्ड को नहीं कंट्रोल कर सकता, चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट की फील्ड्स को नहीं कर सकता, ये कंपनी कोड सेगमेंट की फील्ड को कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हमने ये भी पता चल गया कि कोई भी फील्ड जो है वो या तो हाइड हो सकती है या डिस्प्ले हो सकती है या रिक्वायर्ड हो सकती है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे इनको कंट्रोल करेगा। मिसाल के तौर पे ये वाला हम आते हैं इसको चेंज मोड में। हम कहते हैं कि भाई ये जो वैल्यूएशन ग्रुप की फील्ड है ना, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे यूजर्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल डाटा के अंदर अकाउंट कंट्रोल का जो एरिया मेन्यू है उसके अंदर वैल्यूएशन ग्रुप की फील्ड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, आ जाएंगे इधर /NSPRO में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, जीएल अकाउंट प्रिपरेशन और डिफाइन अकाउंट ग्रुप, इसमें आएंगे। हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है 1302, ये है हमारा एक्सपेंस ग्रुप। हमने इसके थ्रू फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और ये ऊपर एक बटन आ रहा है फील्ड स्टेटस, इसमें जाते हैं तो हमें पता है कि कंट्रोल वाली टैब के अंदर ये करेंसी रिकंसिलिएशन अकाउंट, एक्सचेंज रेट डिफरेंस, इन्फ्लेशन की टॉलरेंस ग्रुप, कौन सी फील्ड थी हमारी, इन्फ्लेशन की और टॉलरेंस ग्रुप। अच्छा ये दो है बेटा से, वैल्यूएशन ग्रुप उन्होंने उसमें नहीं रखा हुआ, तो हम इन दोनों को देख लेते हैं कि हम चाहते हैं कि जी इन्फ्लेशन की जो है ना वो हमें नहीं चाहिए। चलें जी हम इसको हाइड करेंगे। तो ये इन्फ्लेशन की है, ये वाली फील्ड इन्फ्लेशन की, इसको हम सप्रेस कर देते हैं, इसको हम सेव करते हैं। अब हम ये वाला जो ट्रांजैक्शन कोड है इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, FS00। इसमें हम जब आते हैं तो अब आप इस जीएल को एडिट करें, और सॉरी कंपनी कोड जो है वो क्या है 1302। अब आप अगर ये कंट्रोल डाटा में आएंगे, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सिर्फ टॉलरेंस ग्रुप की फील्ड आ रही है। जो फील्ड जिसको हमने हाइड किया था वो कौन सी वाली फील्ड थी, इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन की जो फील्ड है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। या फिर हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन की जो है वो मैंडेटरी हो जाए, जब तक उसके अंदर डाटा ना इंटर किया जाए कोई बंदा उससे वहां से निकल ही ना सके, तो हम ऐसे करते हैं कि ये वाली फील्ड को रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है जी। एक दफा इससे बाहर निकलें, दोबारा जो है ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करें, FS00। अब जब हम इसमें जाएंगे तो जब तक हम उस फील्ड के अंदर, चूंकि हमने उसको क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि तो जब तक हम उसके अंदर डाटा डालेंगे नहीं उस वक्त तक वो क्या करेगा, सिस्टम हमें वहां से निकलने नहीं देगा। वो कहेगा भाई एरर दे देगा। जैसे अभी हमने देखा कि वो फील्ड के स्टेटस के ऊपर, वो फील्ड स्टेटस ग्रुप के ऊपर जो है वो हमें एरर दे रहा था, कह रहा था कि इसके अंदर डाटा एंटर करें।
इसको हम अगर चेंज मोड में दोबारा आए और कंट्रोल डाटा के अंदर हम आए, तो आप ये देखें, ये फील्ड के अंदर ये जो एक निशान सा लग जाता है ना, ये चेक बॉक्स का, ये मैंडेटरी हो जाता है। अब फर्ज करें कि मैं इसके अंदर डाटा नहीं डालता, ये वाली फील्ड के अंदर, इन्फ्लेशन की के अंदर, और मैं इसको सेव करता हूं। देखिए वो कह रहा है फिल आउट ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड, और उसने कर्सर इसके अंदर ब्लिंक करवा दिया, कह रहा है कि इन्फ्लेशन की जो फील्ड है ये मैंडेटरी है। तो इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हैं। फर्ज करें मैं चाहता हूं कि ये डिस्प्ले मोड में रहे सही, लेकिन डिस्प्ले मोड के अंदर आ जाए, कोई बंदा इसके अंदर वैल्यू ना डाले, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के अंदर जाऊंगा और इसको डिस्प्ले कर देता हूं। सेव किया और /n करके हम FS00। अब मैं दोबारा इसको चेंज मोड में अगर मैं जाऊं, तो कंट्रोल डाटा में जाऊंगा, तो अब ये देखें ये फील्ड क्या होगी है, डिस्प्ले मोड में आ गई। अब मैं इसके अंदर डाटा एंटर नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं फील्ड के स्टेटस। अच्छा, एक और चीज है, फर्ज कर लेते हैं कि आप चाहते हैं कि ये एक टॉलरेंस ग्रुप जो है ये हो गया, बल्कि ऑथराइजेशन ग्रुप जो है इससे नीचे जो है ये है। आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो एक दफा वैल्यू हम पहली दफा डाल देना, फिर उसके बाद कोई बंदा वैल्यू इसको चेंज ना करे। मतलब है कि आप चाहते हैं कि एक दफा ये क्रिएट मोड में हो, उसके बाद ये हमेशा के लिए डिस्प्ले मोड में चली जाए। मैं चाहता हूं कि मैं एक दफा इसके अंदर जब वैल्यू डाल दूं ना, बस मैंने ये वैल्यू डाली है ना टेस्ट, अब ये आज मैंने क्रिएट करने के बाद डाली है, अब जब भी कोई बंदा इसको चेंज मोड के लिए खोलेगा ना इस ट्रांजैक्शन को, तो ये हमेशा ये वाली फील्ड डिस्प्ले मोड में से चली जाए। समझ आ रही बात आपको? पहले तो मैंने जो फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल किया था वो कहां से किया था, वो मैंने कंट्रोल किया था इस अकाउंट ग्रुप से, ये वाला। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं फील्ड के स्टेटस को ट्रांजैक्शन बेस कंट्रोल करूं। देखिए कोई भी मास्टर डाटा जो होता है, नॉर्मली जो है ना, मास्टर डाटा की जो मेंटेनेंस की जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, या तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, या उसको आप चेंज कर सकते हैं, या आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, या मार्क फॉर डिलीशन कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं। इस तरह जब कई दफ़ा डाटा डिलीट नहीं होता, आप उसको मार्क फॉर डिलीशन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पे ब्लॉक होता है। लेकिन मेन जो बड़ी मास्टर डाटा मेंटेनेंस की जो ट्रांजैक्शन है वो यही है, क्रिएट, चेंज और डिस्प्ले। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंट ग्रुप, ठीक है, मुझे इसे गरज नहीं है कि अकाउंट ग्रुप जो है वो एक्सपेंस का हो या रेवेन्यू का हो या फिक्स एसेट का या लाइबिलिटी का, इररिस्पेक्टिव ऑफ अकाउंट ग्रुप, मैं जब भी जीएल के चेंज मोड में जाऊं, तो मुझे ये वाली जो फील्ड है ऑथराइजेशन ग्रुप की, ये मुझे सेव डिस्प्ले मोड में चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अभी देखें इसमें मैंने एक डाटा डाल दिया टेस्ट। अब मैं अकाउंट ग्रुप में नहीं आऊंगा, क्योंकि अब मुझे अकाउंट ग्रुप का तो मुझे पता चल गया कि मैं अकाउंट ग्रुप से फील्ड के स्टेटस को डिस्प्ले कर सकता हूँ। अच्छा, फायदा क्या, अगर मैं यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ ना, ये मैं इसमें जाऊँ ये फील्ड के स्टेटस में, और ये अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर मैं जाऊँ, और इस फील्ड को अगर मैं फर्ज करते हैं कि डिस्प्ले मोड में कर देता हूँ, फिर क्या होगा, मैं ट्रांजैक्शन बेस नहीं करता, मैं इसको अकाउंट ग्रुप से जो है वो डिस्प्ले मोड में करता हूं, तो फिर उसमें क्या है, और अगर मैं उसको चेंज की जो ट्रांजैक्शन है उसमें करता हूं, तो फिर उसमें क्या है, इसमें ऑथराइजेशन ग्रुप, ये तो ऑथराइजेशन ग्रुप को मैं ये डिस्प्ले में कर दिया। इसका एक नुकसान है, इसका नुकसान ये है कि अब जब भी मैं एक नया जीएल क्रिएट, अच्छा अभी तो बड़ा मेरा मसला हल हो गया। देखें जो ही मैं FS00 में जाता हूं और मैं वो पुराना जीएल डिस्प्ले करता हूं, तो उस वक्त तो वो मुझे बड़ा अच्छा, हमारा जो है ज़रूरत है, मेन ज़रूरत है वो हमारी पूरी होगी कि अब हम उस जीएल को जो है ना वो चेंज नहीं कर सके, उस वैल्यू को
चेंज नहीं कर सकते। देखते हैं कि वो किस तरह होगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्स, इसको भी हम दोबारा उसमें कर। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसको ये चेंज मोड में लेके जाता हूँ और इसके साथ ही कंट्रोल डाटा में अगर हम जाएं, तो अब आप देखें कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया जी। अब मैं ये ऑथराइजेशन ग्रुप चेंज नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यही वैल्यू रोल रोल के अंदर डाली हुई है। यही फिर मैंने आगे रोल फर्ज करें मिस्टर अमजद या मिस्टर किसी को भी असाइन किया हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि आप इस तरह की जो क्रिटिकल फील्ड्स हैं उनको डिस्प्ले मोड में कर दें। लेकिन अब इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि फर्ज करें मैं एक और जीएल बनाता हूँ /NFS00, और उसमें मैंने पहले एक जीएल बनाया था E1001 के नाम से। अब मैं अगर जीएल बनाता हूँ E1002 जो है वो उसके नाम से, तो उसमें मुझे क्या होगा कि उसमें भी ये वाली फील्ड डिस्प्ले मोड में ही चली जाएगी। इसका मतलब है कि वो, मैं तो उसमें वैल्यू डालना चाह रहा था, लेकिन वो तो कहेगा कि जी ये फील्ड ही डिस्प्ले मोड में है। यानी कि ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पे ये E1002 करता हूँ, क्रिएट करते हैं अगर हम, और कंट्रोल डाटा के अंदर हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हमने सीओ को एक्टिवेट नहीं किया हुआ, एक्सपेंस अकाउंट, और हाउस एक्सपेंस या हाउस रेंटल हाउस। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल की जो टैब है, इसके अंदर अब आप जब उस फील्ड के ऊपर जाएंगे, ऑथराइजेशन ग्रुप की फील्ड के ऊपर, तो अब आप देखें यहाँ पे अगर नीचे आके, तो ये देखें ये डिस्प्ले मोड में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो अब इसके अंदर वैल्यू डाल ही नहीं सकता, हालांकि मैं तो इसके अंदर डालना चाहता था। तो अब क्या करें? तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये मेरी जो है, ये यहाँ पे सही नहीं होगी। चलिए इसको हम फिलहाल क्रिएट कर देते हैं 001। तो उसके लिए ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन बेस्ड जो है ना, मैं इसको कंट्रोल करूँ। यानी कि क्रिएट की जो ट्रांजैक्शन है उसके इसको फिलहाल मैं ग्रुप में ऑप्शनल ही रखता हूँ। अब देखिए, वो जो हमने एक बात की थी कि प्रायोरिटीज जो है, प्रायोरिटीज जो है वो क्या चीज है? अब देखिए, हमारी एक फील्ड है, उसका नाम है फील्ड ऑथराइजेशन ग्रुप। ठीक है, ये एक फील्ड है। इसको आप दो जगह से कंट्रोल कर रहे हैं। एक, आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं फील्ड स्टेटस ग्रुप से। ग्रुप से कंट्रोल कर सकते हैं रहे हैं, और मेरा ग्रुप है एक्सपेंस के नाम से। और उसमें जो मैं इसको फील्ड का स्टेटस दे रहा हूं वो क्या है? वो मैं दे रहा हूं ऑप्शनल। मैं कह रहा हूं कि ये वहां पे ऑप्शनल इसका फील्ड का स्टेटस हो जाए। इसी तरह मैं एक और जगह से भी इसको कंट्रोल कर रहा हूं, और वो है मेरा ट्रांजैक्शन बेस। मेरे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है? मैं कहता हूं कि जब मैं चेंज करूं डाटा, चेंज मोड में जाऊं, तो उस वक्त इसका जो स्टेटस है वो डिस्प्ले मोड में आ जाए। ठीक है,
फील्ड एक ही है, एक ही फील्ड है, और उसका जो स्टेटस है वो क्या है। अब हमें यहाँ से जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको एक जगह से हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल मींस ओ, और एक जगह से हम क्या उसको दे रहे हैं, डिस्प्ले मींस डी। हमें अब ये देखना है कि ओ का स्टेटस प्रायोरिटी ज्यादा है या डिस्प्ले की ज्यादा है। तो हमने ये जो रखा हुआ था, तो हमने ये देखना है कि डिस्प्ले की प्रायोरिटी ज्यादा है या ऑप्शनल की प्रायोरिटी ज्यादा है। हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाइड की है, उसके बाद डिस्प्ले की है, फिर रिक्वायर्ड और ऑप्शनल की है। तो अगर किसी जगह पे डी यानी कि डिस्प्ले और ऑप्शनल इकट्ठे आ जाएं, तो उसमें फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी की सिस्टम किसको देगा, डिस्प्ले देगा। वो कहेगा मैं इसका स्टेटस डिस्प्ले सिलेक्ट करता हूं, ऑप्शनल नहीं सिलेक्ट करता। ठीक है, तो अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि ये जो है ना ये किस तरह से होगा। अब देखें ये जो ग्रुप है, ग्रुप में तो आपने देख लिया कि हमने इसको ऑप्शनल का स्टेटस दे दिया है। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रांजैक्शन बेस्ड जो है ना वो किस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं। ट्रांजैक्शन में हमने क्या बात की कि मास्टर डाटा मेंटेनेंस की कितनी ट्रांजैक्शंस हैं नॉर्मली, वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेन जो है वो तीन ही है, मास्टर डाटा क्रिएट, मास्टर डाटा चेंज और मास्टर डाटा डिस्प्ले। ऑल दो हमने वो जब हम देख रहे थे, तो मास्टर डाटा को कुछ भी आप और भी कर सकते हैं, आप मास्टर डाटा लॉक कर सकते हैं, मास्टर डाटा डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, और फिर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर भी आप लॉक और ब्लॉक कर सकते हैं। लाइक चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको कंपनी कोड लेवल पे ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं इसके ऊपर। शराज साहब समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि ये जो हम बार बार बात करते हैं किसी भी लेवल के ऊपर फील्ड के स्टेटस की, तो फील्ड के स्टेटस से क्या मुराद है कि जो हम कहते हैं कि जी फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करना है, फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करना है, तो ये क्या चीज़ है, कैसे कंट्रोल करना है हमने इसको। जी सर। काफी टाइम ले रहा है। अच्छा जी, SIMG में हमने, बल्कि इसमें देख लें हमारा जो GL है वो भी बना हुआ है, FS00, और ये एक मिनट के लिए, ये दूसरा सर्वर है, इसमें हम भी क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा क्रिएट हुआ हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम G00, अच्छा ये अब हम इस के अंदर यहाँ पे ऑथराइजेशन ग्रुप के अंदर हमने ऑथराइजेशन ग्रुप दे दिया टेस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं अब ये ग्रुप जो इसका एक्सपेंस का ग्रुप है वहां पे तो हमने इसको किया हुआ है ऑप्शनल। अब हम इसको दूसरी जगह से भी कंट्रोल करके देखते हैं कि क्या होगा। उसके लिए उसी तरह मेन्यू पाथ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, GL अकाउंट, प्रिपरेशन। अब हम यहाँ पे जो है वो जाएंगे एडिशनल एक्टिविटीज के अंदर। एडिशनल एक्टिविटीज के अंदर जो है
ये आ रहा है कि डिफाइन स्क्रीन लेआउट फॉर ईच ट्रांजैक्शन। अभी देखें आपके पास 3 वो ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट, चेंज और डिस्प्ले। मुझे जो है वो स्टेटस सेट करना है चेंज के लिए, तो मैं चेंज वाली लाइन के अंदर रख के डबल क्लिक जो है करूँ, या चेंज वाली लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लूँ और ऊपर फील्ड स्टेटस एडिट जो है ये ऑप्शन यूज करूँ। एक ही बात है, डबल क्लिक यहाँ पे कर लूँ या एक ही बात है इधर। इसी तरह अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर मैं जाता हूँ, तो अब मैं ऑथराइजेशन ग्रुप जो है, ओपन आइटम, सॉरी ये एक्सटेंड, ये अच्छा ये ऑथराइजेशन ग्रुप, इसको मैं डिस्प्ले मोड में कर देता हूँ। ये सेव हो गया। अब देखें, अब हम आते हैं मास्टर डाटा मेंटेनेंस के। अब मैं जब इसको दोबारा /fs00 करूंगा और इसको मैं एडिट करता हूं, तो अब कंट्रोल डाटा के अंदर आप देखें तो ये वाली फील्ड क्या होगी, डिस्प्ले मोड में होगी। इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि ये वैल्यू चेंज हो। लेकिन मैं अगर नया जीएल बनाता हूँ, फर्ज करें कि fs00 और मैं बनाता हूँ E1002 और यहाँ पे उसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ अपनी कंपनी के लिए एक्सपेंस, और वही वाली फील्ड मैं देता हूँ हाउस रेंट अलाउंस। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली जो फील्ड है, अभी ये देखें ये मॉडिफाइबल है, मैं इसके अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, मैं सॉर्ट की के अंदर कोई डाली वैल्यू, इसके अंदर मैं फिर दोबारा से टेस्ट डाल दूँ या कुछ भी वैल्यू डाल दूँ। अभी मैंने इसको क्रिएट मोड के अंदर कोई इसका ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये उस एक्सपेंस का जो फील्ड का ग्रुप है उसके अंदर ये क्या है, ऑप्शनल है। और चेंज का जो ट्रांजैक्शन बेस है उसके अंदर ये डिस्प्ले है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, डिस्प्ले, और ऑप्शनल के अंदर डिस्प्ले की है। तो इसलिए अब मैं इसको अगर फर्ज करें ये मैं और तीसरा भी कॉलम पुट कर दूं, यहाँ पे टैब जो है यहाँ पे क्रिएट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। फर्ज करें मैं टेस्ट नहीं डालता, मैं सर इसको कॉल एंड दोबारा होने से, लगी है। अच्छा अच्छा हम बात कर रहे थे कि अब ये थे कि अब मैं इस जीएल को क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएट करते वक्त तो ये मेरे पास जो है ना ये चेंज मोड में ही है। लेकिन अब मैं इसको जो ही सेव कर दूंगा एक दफा, अब मैं जो ही इसको डिस्प्ले मोड के लिए ये बटन दबाता हूँ, अब आप देखें कि ये वाली फील्ड जो है ना ये डिस्प्ले मोड में होगी। ये अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ये जो है ऑथराइजेशन ग्रुप जिसमें मैंने ABCD लिख दिया, बाकी मैं सारी फील्ड चेंज कर सकता हूँ। लेकिन ये वाली फील्ड जो है ना ये ग्रे होगी, या ये अब इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो परमानेंट सेव होगी। तो ये होता है कि डुअल कंट्रोल ऑफ द फील्ड स्टेटस। जैसे एक फायदा उसका अकाउंट ग्रुप का क्या है, अच्छा दूसरा इसमें ये भी है कि जब आप मैनेजमेंट से बात करते हैं तो मैनेजमेंट आपको कहेगी कि जी फर्ज करें कि ये टॉलरेंस ग्रुप की फील्ड मुझे नहीं चाहिए, ये इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, ये सारी ये अकाउंट मैनेज एक्सटर्नल सिस्टम ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो फील्ड उनको नहीं चाहिए तो आप अकाउंट ग्रुप में जाके उसको हाइड कर सकते हैं, या चेंज मोड में जाएं और यहाँ से ऊपर एक दफ़ा पहले कंट्रोल को टिक करें, ये सारी फील्ड है ऊपर से, फिर अब ये फील्ड चेक के साथ एक एरो की आ रहा है लेफ्ट साइड पे, नेक्स्ट ग्रुप, इसको दबाएंगे फिर ये उससे आगे वाली फील्ड आ जाएंगी, फिर दबाएंगे राइट पे तो ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट आ गया, फील्ड स्टेटस ग्रुप आ गया, पोस्ट ऑटोमेटिक ओनली आ गया, सप्लीमेंट पोस्टिंग ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद फिर दबाएंगे तो प्लानिंग लेवल, कमिटमेंट आइटम, ये कैश फ्लो या हाउस बैंक, ये सारी आ गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो फील्ड है वो आ जाएगी, और उसके बाद रिकवरी इंडिकेटर है, और बस मल्टी करेंसी अकाउंटिंग आ गई। तो ये सारी की सारी फील्ड आपके पास है, और उनके 4 स्टेटस, सप्रेस, मीन, हाइड, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल और डिस्प्ले, ये आपके सामने होंगे। जिस तरह से आप चाहें उन फील्ड को मैनेजमेंट की मर्जी के मुताबिक जो है ना वो आप उनको हैंडल कर सकते हैं। और जीएल की जो फील्ड है वो मैं बात कर रहा था कि जनरल लेजर की जो फील्ड है उनको हम 2 जगह से कंट्रोल करते हैं, एक अकाउंट ग्रुप से,
डिफाइन अकाउंट ग्रुप में अगर आप आते हैं तो कोई भी आप अपना रिक्वायर्ड जो भी अकाउंट ग्रुप है, फर्ज करें मैं यहाँ से 1302, तो जो भी आपके ये अकाउंट्स ग्रुप बने हुए, फर्ज करें ये लाइबिलिटी का ही है, तो इसमें आके जाके आप ये फील्ड का स्टेटस ऊपर बटन है, आप इस पे आप जाएं और ये सारी फील्ड्स हैं, इनको के स्टेटस को आप कंट्रोल करें। और सेम लाइक दैट दूसरा जो है वो कहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, ट्रांजैक्शन बेस मास्टर डाटा मेंटेनेंस की जो ट्रांजैक्शन है उनसे कंट्रोल करेंगे। और उसके लिए आपने ये एडिशनल एक्टिविटीज और उसके बाद ये डिफाइन स्क्रीन लेआउट फॉर ईच ट्रांजैक्शन, और फिर आप इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक दफा हमने बात की है कि एसएपी के अंदर कुछ जो एक एस फॉर हाना के अंदर नया फीचर आया है वो है फ्यूरी का, फ्यूरी एप्स का, वो भी इसके अंदर एक फीचर आया है। फ्यूरी एप्स क्या चीज़ है, फ्यूरी एप्स ये हैं कि हम आप वेब बेस जो है वो आप ट्रांजेक्शन जो हैं, या वो क्या कह लें, टाइल्स आपके पास बन जाएंगी जस्ट लाइक के जिस तरह के आपके पास होती है मोबाइल या सेल फोन जो है और उसके ऊपर होती हैं। उसके लिए ये वाला एक ट्रांजैक्शन कोड अगर आप ये देख लें, /UI2/FLP, चाहे तो फेवरेट्स में ऐड है या ऐसे चला लें, नहीं तो ऊपर जो है आपको लिखना पड़ेगा शुरू में /N लाजमी लिखना पड़ेगा, ये /N के बगैर नहीं, /UI2/FLP। ये जब आप चलाते हैं तो सिस्टम आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे आप वही अपना जो यूजर नेम है बेस्ट और पासवर्ड जो है वो आप देंगे, और अब जो है वो आपके पास जो भी आपके सिस्टम के अंदर आपकी ऑथराइजेशन के मुताबिक जो है ना वो सारी की सारी ये देखें ना, ये बड़ी बड़ी ये जो चकोर डब्बे हैं ये टाइल्स हैं। ये इसलिए आपको यहाँ पे बेतहाशा नजर आ रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट यूजर है और टेस्ट यूजर को उन्होंने बेतहाशा ऑथराइजेशन दी हुई है। अदरवाइज जब आप एंड यूजर होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्या डोमेन है और उसके मुताबिक जो है ना वो आपको ऑथराइजेशन दी जाती है। ये जो है ये फ्यूरी लॉन्च पैड है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये फ्यूरी लॉन्च पैड है। इसमें आप देखें यहाँ पे ये मुख्तलिफ टैब्स बनी हुई है, जैसे माई होम है, ये किसी ने बनाई हुई है, अभी राम ग्रुप 1 एक बनाया हुआ है किसी ने, उसके अंदर फिर टाइल्स पड़ी हुई हैं, किसी ने करंट सेटिंग का एक बनाया हुआ है टैब, ये मास्टर डाटा का टैब बनाया हुआ है। ये बेतहाशा जो है ना ये रोल वाइज बनती हैं और खुद से भी आप बना सकते हैं। जैसे ये किसी ने अभिराम ग्रुप 1 बनाया हुआ है तो मैं भी अगर चाहूँ तो एक ग्रुप बना सकता हूँ और एक पेज बना सकता हूँ और उसके अंदर टाइल्स को ऐड कर सकता हूँ। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको भी देख लेंगे कि ये किस तरह से हम इसको अंदर जो है ना वो इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन है या एक टाइल है मैनेज जीएल अकाउंट मास्टर डाटा। 10 मिनट, कोई भी टाइल को फाइंड करना हो तो आप ये एक ऊपर ये बना हुआ है सर्च का ऑप्शन, आप इसमें जाएं, टाइल का नाम है मैनेज जीएल अकाउंट मास्टर डाटा। अच्छा, मैं यहाँ पे फर्ज करें जीएल अकाउंट ही लिख देता हूँ, तो वो सारी की सारी टाइल्स जिनके अंदर जो मुझे ऑथोराइज हैं और उनके अंदर ये जीएल अकाउंट है तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये देखें, ये डिस्प्ले जीएल बैलेंसेस, मैंने ये मुझे चाहिए थी मैनेज जीएल अकाउंट मास्टर डाटा। और भी हैं, क्लियर जीएल अकाउंट, मैप एफएस, ये और भी हैं, मुझे ये वाली चाहिए। ये वाली जो टाइल है मैनेज जीएल अकाउंट मास्टर डाटा, ये रिलेटेड है आपकी FS00 ट्रांजैक्शन कोड के इक्वल है। ये जैसे FS00 ट्रांजैक्शन कोड है उसमें वो भी मैनेज जीएल है, उसमें भी आप क्या करते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, वो सारे फंक्शन उसमें भी हैं। और इसी तरह जो है ये वाली ट्रांजैक्शन कोड जो है मैनेज जीएल अकाउंट मास्टर डाटा, इसके अंदर भी इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, अभी ये डिस्प्ले हो जाती है। इसमें कहीं पे कोई
रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही, नहीं। यानी ये वाली एग्जीक्यूट होगी, डिस्प्ले जीएल बैलेंसेस अकाउंट, ऊपर एड्रेस तो चेंज हो रहा है। अच्छा, आई कुड नॉट, हाँ ये देखे, सॉरी ये आ गई वो उसकी जीएल अकाउंट बैलेंसेस की 10 है। अब वो दूसरी वाली लेते हैं जो हमें चाहिए थी, मैनेज जीएल अकाउंट वाली। मैनेज जीएल अकाउंट, हाँ ये मैनेज जीएल अकाउंट मास्टर डाटा, ये जो है ये जीएल अकाउंट क्रिएट करने, चेंज करने और डिस्प्ले करने के इक्वल है। मिसाल के तौर पे आप एक जीएल है आपका E1001, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट लिख लें। वो सॉरी हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट था 1302। जो ही आप लिखेंगे तो इसके अंदर वो सर्च खुद ही करके आपको बता देगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और जीएल है हमारा ई, अभी मैंने ई लिखा ना, ई से रिलेटेड जो भी जीएल बने हुए हैं वो नीचे देखें सामने आ गया। मैं एक ये ले लिया, इसको मैं जो है इसको मैं वो करता हूँ, तो ये सारा यहाँ पे आ गया। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा इस तरह, और यहाँ पे मैं चेंज का जो कॉपी क्रिएट मास चेंज, ये इसको वैसे ही इधर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अदर एट्रीब्यूट चेंज लॉग, अच्छा नहीं ये तो इसमें, अच्छा ये तो उसका वो लेआउट का कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने एक सर्च के लिए स्टैंडर्ड मैनेज, ओके ये उसने दे दिया। और अच्छा ये तो हो जाएगा कहीं कॉपी और करना हो, फ्रॉम अकाउंट नंबर एंड टू अकाउंट नंबर, क्रिएट में है अदर एट्रीब्यूट्स डिस्क्रिप्शन। अच्छा वो पूछ रहा है कि आपने चेंज क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, अदर हम कहते हैं अदर एट्रीब्यूट्स चेंज करनी है, डिस्क्रिप्शन नहीं चेंज करनी। तो ये एक जीएल है, मॉर्फा डिलीशन, अच्छा अच्छा इसके लिए देख लेंगे कि इसके अंदर क्रिएट वो चेंज की ऑप्शन में क्या क्या। अभी हम ये देख ले, मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आप कोई जीएल क्रिएट करते हैं तो उस वक्त जो है वो मैनेज जीएल अकाउंट का जो है ना फंक्शनैलिटी वो कैसे काम करेगी। मैनेज जीएल अकाउंट मास्टर डाटा आ गया, ये एक क्रिएट का बटन है राइट साइड पे, योर चेंजेस टू ड्रॉप वर सेव टू जीएल अकाउंट, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब आप देखेंगे वो जीएल जैसे हम क्रिएट करते हैं तो वो सारा का सारा उसी तरह जैसे FS00 में आता है। तो सबसे पहले हम जीएल अकाउंट यहाँ पे एक लिखते हैं, फर्ज करें कि E1003, यहाँ से आप पहले जीएल अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट लेंगे, 1302 चार्ट ऑफ अकाउंट है। और यहाँ से जीएल अकाउंट टाइप लेंगे आप उसकी, फर्ज कर लें कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और रेवेन्यू है। यहाँ पे आप उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देते हैं। फर्ज करें कि हम E1003 है ना, तो हम कहते हैं कि जी ट्रैवलिंग चार्जेस।
अच्छा वो देखें, अभी आप वो बात कर रहे थे कि आपने कंपनी क्रिएट की, तो मैंने आपको कहा था कि वो एक्चुअली कंपनी नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है, ट्रेडिंग पार्टनर होता है। तो ट्रेडिंग पार्टनर की फील्ड भी सिस्टम के अंदर है, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, जीएस के मास्टर डाटा के अंदर। तो यहाँ पे आप उसको कंसोलिडेशन पर्पस के लिए असाइन कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो आपने 4 या 5 बनाए हुए हैं कि वो कौन से एक्सपेंस है, फिक्स एसेट, लाइबिलिटी। तो हम कहते हैं कि हमारा जो है वो एक्सपेंस का है। सो ये आ गया। ये करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट टाइप ये हो गया। ये उसकी कुछ यहाँ पे आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ब्लॉक फॉर क्रिएशन, ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, ब्लॉक फॉर प्लानिंग, मार्क फॉर डिलीशन, जीएल अकाउंट नॉट यूज। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाले चेक बॉक्स जो हैं या ये वाले ऑप्शन जो हैं, ये आपको एफ एस डबल ज़ीरो में क्यों नहीं नज़र आए? तो वहाँ पे भी मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि अगर आप एफ एस डबल ज़ीरो में आ जाएं, ये फर्ज करें ये जीएल है आपका, तो आप ये सामने ये देखें, ये ताला सा आ रहा है ब्लॉक, और ये देखें ये एक डिलीट आ रहा है। तो अगर आप ये ताले का बटन या ब्लॉक का बटन दबाएंगे, तो ये देखें ये ब्लॉक फॉर क्रिएशन, ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, ब्लॉक फॉर प्लानिंग, ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, ये आ जाएगा। ये ऊपर वाले जो है ये चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे हैं, ये नीचे जो है ये कंपनी कोड लेवल पे हैं। और सेम इसी तरह अगर आप ये डिलीट का बटन दबाते हैं या बाल्टी का बटन दबाते हैं, तो ये सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे मार्क फॉर डिलीशन करना चाहते हैं या कंपनी कोड लेवल पे मार्क फॉर डिलीशन करना चाहते हैं। तो इस तरह ये वाली ऑप्शन जो है आपको या वहाँ पे भी मिल जाएंगी। अच्छा, अब आप ये देखें कंपनी कोड सेगमेंट की जो है वो चीज़ें वो यहाँ पे आ रही हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाएंगे। कंपनी कोड सेगमेंट में क्या आता है कि आप टैक्स वगैरह या करेंसीज वगैरह ये सारी चीज़ें असाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे न्यू कंपनी कोड असाइनमेंट, पहले आप यहाँ पे कंपनी कोड लिखेंगे, 1302 कंपनी हमारी है। अकाउंट करेंसी क्या है हमारी इस वक्त इस जीएल के लिए, जी पीके आ रहा है। टैक्स कैटेगरी आप यहाँ से चूज करेंगे, अगर आपने बनाई है, चूंकि हमने नहीं बनाई हुई, तो हम कह देते हैं कि ऑल टैक्स टाइप अवेलेबल, ये वाला स्टेरिक जो है। साथ ही हम कह देते हैं पोस्टिंग विदाउट टैक्स टाइप अलाउड, कि अगर नहीं किसी का दिल तो टैक्स ना काटे। एक्सचेंज रेट डिफरेंस वैल्यूएशन ग्रुप, अल्टरनेट जीएल्स, टॉलरेंस ग्रुप और रिकंसिलेशन अकाउंट टाइप, ये उसी तरह यहाँ पे आ रही है। शॉर्ट की आ गई, यहाँ पे हम चलें फर्ज कर देते हैं 002 दे देते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट नंबर एंड फिजिकल ईयर। और ओपन आइटम मैनेज इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ओपन आइटम मैनेज जो है वो हमने करना है बैलेंस शीट आइटम्स के लिए, तो ये तो बैलेंस शीट आइटम नहीं है। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट के अंदर हमने फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है वो हमने असाइन करना है G001। इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि ये जो G001 था, ये 0001 था। G001 ये मेरे पास है, फील्ड स्टेटस ग्रुप। हाँ ठीक है, G001 है। और इसी तरह हाउस बैंक की फील्ड है, अकाउंट आईडी, ये हम G001 या इन फील्ड के स्टेटस को हम कल डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में, कि किस तरह जो है ना ये वाले फील्ड स्टेटस ये लाइन आइटम के फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, चेंज हिस्ट्री, और ये इस तरह करके आप यहाँ पे फिर ओके का बटन दबाएंगे और आपका ये डाटा सेव हो गया। पहले जब आप दबाते हैं तो अकाउंट हैज बीन सेव सक्सेसफुली, पहले आपका डाटा एक दफा एक ड्राफ्ट में सेव होता है और उसके बाद ये एक्चुअली सेव हो जाता है। और इसी जीएल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे आए FS00 में, तो E1003 जो अभी हमने बनाया है, तो आप देखेंगे कि ये जो हमने उधर फ्यूरी ऐप में बनाया है,
वो ट्रैवलिंग चार्जेस के नाम से यहाँ पे हमारे पास आ गया। वही सेटिंग जो हमने वहाँ पे की हुई है, ये देखें यहाँ, उसमें हमने क्या कहा था कि ऑल टेक्स्ट टाइप अलाउड और पोस्टिंग विदाउट टेक्स्ट टाइप अलाउड, ये। और इसी तरह नीचे हमने ये 002 असाइन कर दिया था, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट के अंदर हमने ये कर दिया।